4/1 1227 अध्याय 3171 सबसे अधिक संभावना। ग्रिफिंडियो का मुंह फड़क उठा। ड्रैकुला के नाम को नजरअंदाज करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? रोआन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने आसानी से समझ लिया कि ग्रिफिंडियो झूठ नहीं बोल रहा था। उसे वास्तव में भविष्य की घटनाओं के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इस पूरी स्थिति का भविष्य में 400 साल बाद होने वाली अगली प्रतियोगिता में होने वाली घटनाओं से बहुत कुछ लेना देना है। अपनी आध्यात्मिक समझ का उपयोग करते हुए रोआन ने जो कुछ भी पाया उसका त्वरित स्पष्टीकरण दिया। ग्रिफिंडियो ये सब सुनकर हैरान रह गया। अगली प्रतियोगिता के दौरान यह अजीब है, सिर्फ दिव्य बर्लिम स्टोन प्रतियोगिता की वजह से क्लोजल प्लानिट को क्या होगा? ऐसी प्रतियोगिताएं पूरे ब्रह्मांड में होती हैं ताकि देखा जा सके कि दिव्य क्षेत्र में चढ़ने का अधिकार किसे मिलेगा। फिर भी ग्रिफिंडियो ने अपना सिर हिलाया। जो भी हो, मेरा शुरू से ही क्लोसल में 400 साल से ज्यादा समय बिताने का कोई इरादा नहीं था। मेरा मिशन तुम्हें पकड़ना था और देखना था कि तुम विलियम साम्राज्य की नकली आईडी कैसे बना पाए। बाहर के सभी लोगों की नजर में ऐसा कुछ भी असंभव माना जाता था। वीन की दिलचस्पी जाग उठी। सचमुच ये कितना असंभव है। ग्रिफिंडियो ने अपनी सीडी निकाली और वीन और अन्य लोगों के सामने एक संदेश खोला। स्पिरिचुअल सेंस के माध्यम से देखना आसान था, इसलिए उसे उनके करीब जाने की जरूरत नहीं थी। बर्लिम एम्पायर मेन यूनिवर्स के लिए इस जानकारी की जांच करने के लिए सीधा अनुरोध करना असंभव है। वीन हैरान रह गया। बेशक वह विलियम स्टोन आईडी की ऊर्जा की नकल करके उन्हें कॉपी करने में कामयाब रहा, लेकिन ये सिस्टम की शक्ति की बदौलत था। फिर भी उसे नहीं लगा कि उसने कुछ ऐसा अविश्वसनीय किया है। इस ब्रह्मांड में और भी तरीके होने चाहिए थे और दूसरे ऐसे भी थे जहां ये चीजें होती थी, है ना? फिर भी ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं था। हाँ, वीन खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। अच्छा, मैं एक छोटा सा रहस्य बताता हूँ। मैंने कोई विलियम स्टोन आईडी नहीं बनाई, मैंने बस ऐसा दिखाया कि मैंने ऐसा किया है। ग्रिफिंडियो को उम्मीद नहीं थी कि वीन इस बारे में बात करेगी। ओह, कैसे? हालांकि वीन ने कोई जवाब नहीं दिया। अगर मैं तुम्हें बता दूं तो यह कोई रहस्य नहीं रह जाएगा, है ना? लेकिन एक बात पक्की है, मुझे नहीं पता कि विलियम स्टोन आईडी को नकली बनाना कितना असंभव है, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये विलियम सिस्टम बहुत जटिल है, शक्तिशाली तो बिल्कुल नहीं। ग्रिफिंडियो ने थोड़ा सोचा। वह इस बात पर वीन पर विश्वास करने के लिए इच्छुक था। पत्थरों की पहचान को फर्जी बनाना वास्तव में विलियम साम्राज्य के नियंत्रण में किसी भी ब्रह्मांड में असंभव माना जाता था। क्या वीन यहाँ एक नश्वर ग्रह पर ऐसा करने में सक्षम होगा? फिर भी वह ऐसा करने में सक्षम था जो अभी भी प्रभावशाली था। उसे पता लगाना था कि कैसे, और अगर उसने इसकी रिपोर्ट की तो उसे वास्तव में एक बड़ी पदोन्नति मिल सकती है। दूसरी ओर वीन अंदर से घबराने से खुद को नहीं रोक पाई। हे भगवान, यह इतना असंभव है कि मुख्य ब्रह्मांड ने किसी को जांच के लिए भेजा। बहनों, क्या हमारा सिस्टम वाकई इतना प्रभावशाली है? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? सिस्टर और को नहीं पता था कि इसका जवाब कैसे दिया जाए। सिस्टम इसे मैनेज करने में सक्षम था, है ना? तो ऐसा होना चाहिए। मुझे लगता है, मुझे नहीं पता, हो सकता है कि सिस्टम में कुछ खामियां हो जिन्हें पकड़ने में सक्षम हो। मुद्दा यह है कि आप इस क्षमता का उपयोग अपने उन कंगन बनाने के लिए कर पाए, और इसका उपयोग आईडी को नकली बनाने के लिए भी किया जा रहा है जिनका उपयोग आप रोआन और केंटकी कर रहे हैं। आपने कंगन बनाए हैं, इसलिए आपको किसी और से बेहतर पता होना चाहिए कि यह कैसे संभव है। अच्छा, वीन को मानना पड़ा कि वह जानता था। सिस्टम की शक्ति का विश्लेषण करने के बाद वीन ने वास्तव में एक दोष को पकड़ा जिसका सिस्टम फायदा उठाने में सक्षम था। यह इस दोष के माध्यम से था कि यह विलियम साम्राज्य की खेती प्रणाली से जुड़ गया। इस दोष का उपयोग करते हुए वीन ने कंगन बनाए। हालांकि वह नहीं जानता था कि उस दोष को खोजना कितना कठिन था, क्योंकि सिस्टम ने उसके लिए किया था। उसने बस इसका इस्तेमाल किया। मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि इस दोष को पकड़ना कितना कठिन होगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या सिस्टम ने इसे खोजने के लिए क्रूर बल का इस्तेमाल किया। अगर ऐसा हुआ तो हमारा सिस्टम विलियम साम्राज्य प्रणाली जितना शक्तिशाली हो सकता है। शायद बहनों को यह विचार पसंद आया। बस ये सुनिश्चित करें कि आप इसका उल्लेख न करें। उनकी इस धारणा के साथ खेलें कि पहचान पत्र को नकली बनाना असंभव है। निश्चित रूप से वीन इस बात से पूरी तरह सहमत था। तो वीन ने ग्रिफिंडियो से बात करना जारी रखा। अगर मुख्य ब्रह्मांड को लगता है कि मैंने असंभव काम किया है, तो वे एक साधारण संक्रमण क्षेत्र विशेषज्ञ को क्यों भेजेंगे? मैं आपकी ताकत को कम नहीं आंक रहा हूं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। ग्रिफिंडियो ने कंधे उचका दिए, क्योंकि किसी को भी विश्वास नहीं था कि रिपोर्ट सच है। अगर उन्हें विश्वास होता तो क्या आपको लगता है कि वे मेरे जैसे किसी अजनबी को भेजेंगे? मैं यहाँ सिर्फ ये पुष्टि करने आया हूँ कि वे पहले से ही क्या मानते हैं कि ऐसी बात असंभव है। मैं समझ गया। वीन ने राहत की सांस लेते हुए सिर हिलाया। अगर मेन यूनिवर्स वाकई उच्च स्तरीय विशेषज्ञों को यहाँ भेजना शुरू कर दे तो सिस्टम की मदद से भी बच पाना मुश्किल होगा। अरे, आगे फिर कुछ होने वाला है। केंटकी ने सभी को चेतावनी दी। जब वे खंडहरों के पास से गुजरे तो अंतरिक्ष में एक बड़ी दरार की छवि दिखाई दी। हालांकि ये दरार उन स्थानिक दरारों से अलग थी जो जुड़वा भाइयों ने अतीत में पाई थी। अंतरिक्ष और समय की शक्ति अभी भी मौजूद थी, लेकिन वे इसे बंद करने की कोशिश कर रहे थे। फिर भी ऐसा संभव नहीं लग रहा था। तो ये बात यहीं से आ रही है। ओह, रोआन ने टिप्पणी की। क्या आ रहा है? ग्रिफिंडियो हैरान था। रोआन ने उसकी ओर देखा। और क्या? अराजकता ऊर्जा, ये लगभग बंद हो चुकी है, लेकिन यहाँ की अंतरिक्ष और समय शक्तियां इसे पूरी तरह से बंद करने में असमर्थ हैं। यह ग्रिफिंडियो समझ गया कि इसका क्या मतलब है। आप मुझे बता रहे हैं कि ये दरार हमारे ब्रह्मांड से जुड़ी है। उसने अपनी बात पूरी नहीं की। इस खोज के निहितार्थ बहुत बड़े थे। बेशक जुड़वा और केंटकी जानते थे कि वह क्या कहने जा रहा था। हाँ, ये सबसे अधिक संभावना है कि यह कैश मूल स्रोत से जुड़ा हो। खैर, शायद एक और संभावना भी थी। 4/1 1228 अध्याय 3172 7वीं फॉर्म रिटर्न। कैश ओरिजिन सोर्स को कैश एनर्जी उत्पन्न करने वाली जगह के रूप में जाना जाता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि यह ब्रह्मांड में एकमात्र जगह थी। आइए यह न भूलें कि लिसान यूनिवर्स पर हमला किया जा रहा था, इसलिए इसके कैश ओरिजिन सोर्स को चुराया जा सकता था। यहाँ तक कि ब्रूक्स भी यही करना चाहते थे। ऐसा कहा जाता है कि हालांकि उस दरार से अराजकता ऊर्जा आ रही थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि इसका स्रोत इस ब्रह्मांड का अराजकता मूल स्रोत था। यह कोई दूसरा स्रोत हो सकता है जिसे चुराया गया हो, या शायद कुछ और पूरी तरह से अलग। जुड़वा और लिसान यूनिवर्स के अन्य विशेषज्ञों ने लोपोरिट्स के ग्रह में बहुत सी वस्तुएं पाई जिनमें अराजकता ऊर्जा और कानून थे। अंतिम लेकिन कम महत्वपूर्ण नहीं, ब्रह्मांडों का आधार स्तंभ भी था। वे फिल्टर थे जो अराजकता ऊर्जा को निम्न स्तर की ऊर्जा में बदल देते थे। इसका मतलब है कि वे अराजकता ऊर्जा से भी भरे जा सकते थे। रोआन ने निष्कर्ष निकाला। एकमात्र बात जिस पर हम निश्चित हैं वह यह है कि इस दरार के पीछे काफी मात्रा में अराजकता ऊर्जा वाली कोई चीज छिपी हुई है। ग्रिफिंडियो ने दरार को दिलचस्पी से देखा, लेकिन फिर क्या वह इसके बारे में कुछ कर सकता था? उसे तो ये भी नहीं पता कि इस जगह से कैसे निकलना है। और तुम क्या करने का इरादा रखते हो? रोआन ने अपना ध्यान दरार से हटा लिया। कुछ नहीं, ये हमारे लिए बेकार है। केवल स्पेस टाइम दायरे में ही यह वास्तव में कुछ दिलचस्प बन सकता है। क्या आप स्पेस टाइम दायरे में हैं? क्या हम स्पेस टाइम दायरे में हैं? नहीं, तो ऐसा ही हो। वीन और केंटकी ने सिर हिलाया। वे तुरंत दूसरी दिशा में बढ़ने लगे, दरार को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए। शायद भविष्य में वे इसे देखने के लिए वापस आ सकें, लेकिन अब वे किसी भी तरह की परेशानी का जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। हरे जुड़वा बच्चों और केंटकी की दिलचस्पी की कमी को देखकर ग्रिफिंडियो हैरान रह गया। फिर भी वह निश्चित रूप से पीछे नहीं रहना चाहता था, इसलिए वह जल्दी से पीछे चला गया। फिर भी जैसे ही ग्रिफिंडियो वहां से भागने वाला था, कुछ हुआ। तारांकन क्लैक, तारांकन। उस दरार के अंदर एक छोटा सा छेद दिखाई दिया और अराजकता ऊर्जा की एक धारा बह निकली। इसने तुरंत ग्रिफिंडियो को घेर लिया, उसे वापस खींचने की कोशिश की। जुड़वा बच्चों का समूह पीछे मुड़ा और ये देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि क्या हो रहा है। उसी समय सिस्टम की आवाज जुड़वा बच्चों के दिमाग में गूंज उठी। नत्थी करना, तारांकन, अथाह आत्मा शॉर्ट का पता चला। नया कार्य उपलब्ध है, एबिसल सोल शॉर्ट को नष्ट करें। इनाम 50 दिव्यांग। अथाह आत्मा, वह क्या थी? वीन और रोआन ने इसके बारे में कभी कुछ नहीं सुना था। क्या ये कोई राक्षसी जानवर था? किसी तरह की आत्मा? शायद सार जाति से कोई? सबसे पहले वे इसे कैसे नष्ट करते हैं? हालांकि ग्रिफिंडियो ने खुद को घसीटे जाने नहीं दिया। उसने तुरंत अपनी दिव्य ऊर्जा को अधिकतम सीमा तक प्रसारित किया, इस संभावना को नजरअंदाज करते हुए कि वह जिस स्थान पर था वहां एक और स्थानिक दरार खुल सकती है। सैकड़ों रथ भाले हर जगह दिखाई दिए और वे सभी अराजकता ऊर्जा में चले गए जो उसे घसीट रही थी।
तारांकन जूश 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 तारांकन। फिर भी वे सभी अराजकता ऊर्जा से गुजरे और दूसरी तरफ निकल आए। उस अराजकता ऊर्जा का कोई भौतिक रूप नहीं था, इसलिए उसके भालों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। फिर भी किसी तरह वह उसे घसीटने में सक्षम लग रही थी। ग्रिफिंडियो ने हार नहीं मानी, उसने अपना मुंह खोला और ऐसी आवाज निकाली जिसे केवल कैमाजोर्स बैठी सुन सकते थे। वह उस ऊर्जा में किसी कमजोर बिंदु को खोजने की कोशिश कर रहा था जिस पर वह हमला कर सकता था। हैरानी की बात है कि वास्तव में ऐसी जगह थी। क्रैक के ठीक सामने एक अदृश्य लेकिन कैस एनर्जी की उच्च सांद्रता थी जो अलग तरह से काम कर रही थी। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह क्या था। ग्रिफिंडियो ने अपने ब्लड स्पीयर्स लक्ष्य को बदल दिया, उस अदृश्य सांद्रता पर निशाना साधा। झंझन 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 तारांकन। क्या? ग्रिफिंडियो हैरान रह गया। उसके ब्लड लाइन भाले एकाग्रता के सामने से टकराए, लेकिन ऐसा लगा जैसे वे किसी तरह की दिव्य स्टील की दीवार से टकराए हों। वे सभी उछल गए या टूट गए और खींचने की शक्ति पर कोई असर नहीं पड़ा। हालात को और बदतर बनाने के लिए रीन, रोआन और केंटुकी ने उस पर हमला कर दिया। छी! ग्रिफिंडियो ने तुरंत और भी खूनी भाले बुलाए और मौत तक लड़ने के लिए तैयार हो गया। शायद वह अपनी जगह लेने और खुद को बचाने के लिए जुड़वा या केंटुकी का भी इस्तेमाल कर सकता था। फिर भी जब जुड़वा बच्चों का समूह आया, वे एक झटके में उसके पास से गुजर गए, पीठ पर अराजकता ऊर्जा की सांद्रता पर हमला करते हुए। उसी समय रीन की आवाज उसके दिमाग में आई, मैं इसे अपनी आध्यात्मिक समझ से नहीं देख सकता। मुझे बताओ, इस शक्ति का स्रोत कहाँ है? ग्रिफिंडियो ने एक पल के लिए संकोच किया, लेकिन अंत में उसने अपना मन बना लिया। जुड़वा बच्चों का समूह उसकी मदद करने के लिए चाहे जिस भी कारण से मदद कर रहा हो, वह खुद को उस दरार में घसीटे जाने नहीं दे सकता था। उसकी सहज प्रवृत्ति ने उसे बताया कि अगर उसने ऐसा किया तो उसका काम तमाम हो जाएगा। दरार से 27 मीटर दूर, मैं इसे मारने के लिए अपने ब्लड स्पीयर्स का उपयोग करूंगा, इसलिए ध्यान रखना। जुड़वा बच्चों से बचाव के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ब्लड स्पीयर्स ने तुरंत दिशा बदल दी। वे एक बार फिर अदृश्य अराजकता ऊर्जा के उस संकेंद्रण पर हमला कर रहे थे और निश्चित रूप से वे एक के बाद एक उछलेया टूट गए। ग्रिफिंडियो ने परवाह नहीं की और अपना हमला जारी रखा। उस संकेंद्रण का ग्रिफिंडियो और क्रैक के बीच संबंध था और इसने बिना रुके अपनी स्थिति बदली। उसे ऐसा करना जारी रखना था ताकि जुड़वा बच्चे स्पष्ट रूप से देख सकें। कावा दिव्य जोर, केंटुकी सबसे पहले पहुंचा, हमेशा सबसे तेज उड़ान भरने वाला। जुड़वा बच्चों ने उसे पीछे न हटने के लिए कहा, इसलिए उसने जल्दी से अपने कोर में बची हुई थोड़ी सी दिव्य ऊर्जा को खींच लिया, जिससे उसके प्रकाश और अंधेरे तत्व को बढ़ावा मिला और उसकी रक्तरेखा भड़क उठी। तारांकन टकराना, तारांकन। केंटुकी ने कुछ और ब्लड स्पीयर्स के साथ मिलकर उसी बिंदु पर हमला किया। इस बार बस कुछ ही पलों के लिए जुड़वा बच्चे को खून का रूप देख पाए, या जो भी था। फिर भी केंटुकी अपनी दिव्य ऊर्जा के सहयोग से इसे तोड़ने में असफल रहा। रीन और रोआन ने एक दूसरे की तरफ देखा और सिर हिलाया। प्रकाश और अंधकार तत्वों ने उन्हें घेर लिया और उनकी पीठ पर सूर्य और चंद्रमा की छवि प्रकट हुई। मृत्यु शैली, 7वां रूप, सूर्य और चंद्रमा का विनाश। 4/1 1228 में दिव्य ऊर्जा का इस्तेमाल किया, लेकिन उसके पास थोड़ी ही बची थी। इस बार ग्रिफिंडियो के पत्थर से वह बहुत ज्यादा ठीक हो सकता था। अब तो आ गया, हा हा हा। केंटुकी हंसा और उसका शरीर डार्क और लाइट फ्लेम से भर गया। फिर वे फ्लेम उसके शरीर से 10 विशिष्ट ब्लेड पंखों पर एकत्रित हो गए। स्थानिक शक्ति ने भी उन्हें ढक लिया, जिससे एक शक्तिशाली सनसनी फैल गई। स्वाभाविक रूप से स्काई एनर्जी भी मौजूद थी और इसलिए उसका रीगल ब्लड लाइन भी था। केंटुकी एक बार फिर अपने सबसे शक्तिशाली आक्रमण का प्रयोग कर रहा था, जिसने उसके रीगल ब्लड लाइन को भी काफी हद तक जला दिया। ये न्यान आकाश पंख ब्लेड, सभी 10 पंख एक साथ कोकून से टकराए, जिससे उसमें दरार और बढ़ गई। ये तोप के गोले की तरह उन जुड़वा बच्चों की दिशा में गिरा, जिन्होंने पहले से ही अपने हमले की तैयारी कर रखी थी। देखो हम इस गंदगी को इस आयामी दायरे के दूसरी तरफ कैसे भेजेंगे। रीन और रोआन एक बार के लिए सिंक में थे, भले ही वे मर्ज नहीं हुए थे। वे ग्रिफिंडियो के सामने अपनी मर्जिंग क्षमता नहीं दिखाना चाहते थे, इसलिए यह उनके लिए जितना संभव था उतना अच्छा था। मृत्यु शैली, 7वां रूप, सूर्य और चंद्रमा का विनाश। जैसे कि वह खतरे को महसूस कर सकता था, कोकून अचानक रोशन हो गया। ग्रिफिंडियो को घसीटने वाली अराजकता ऊर्जा ने तुरंत उसे छोड़ दिया और उसके खोल के चारों ओर केंद्रित हो गई, जिससे वह और भी मजबूत हो गया। उसी समय अराजकता ऊर्जा की दूसरी धारा, जो उसे स्थानिक दरार से जोड़ रही थी, उसे वापस खींचने की कोशिश कर रही थी। कोकून पहली बार भागने की कोशिश कर रहा था। हालांकि रीन और रोआन ने नाक भान से कोड़ी, भागने की कोशिश कर रहे हो, बहुत देर हो चुकी है। तारांकन बूम, तारांकन। लाल अंधेरे और लाल प्रकाश तत्वों के एक विशाल विस्फोट ने चारों ओर सब कुछ नष्ट कर दिया। पहले से ही नाजुक आयामी क्षेत्र में विभिन्न स्थानिक दरारें खुल गईं, जो सब कुछ निकल गईं। जहां तक कोकून की बात है, वह नष्ट नहीं हुआ, हालांकि अब उस पर एक छेद था और अंदर कोई कुछ मांस और खून को धड़कता हुआ देख सकता था। तारांकन जोश, तारांकन। ये गंभीर रूप से घायल था, लेकिन इसने सब कुछ अनदेखा कर दिया और क्रैक की ओर और भी तेजी से उड़ान भरी। दिशा, स्विश स्विश स्विश, तारांकन। हालांकि ये बहुत बुरा था। जुड़वा और केंटुकी ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि वे उस हमले में सफल होंगे। हमेशा सबसे खराब स्थिति की उम्मीद करें। रोआन ने यह सुनिश्चित किया कि रीन और केंटुकी के दिमाग में ये सोच बैठ जाए। केंटुकी के स्काई ब्लेड फेदर्स, साथ ही रीन और रोआन की तलवार और डराती कोकून के उस छिद्र में घुस गए। अलविदा। उन्होंने अपनी शक्तियों को प्रज्वलित किया तथा कोकून के अंदर की सामग्री को नष्ट कर दिया, जो अब पूरी तरह से रक्षाहीन हो चुका था। तारांकन ग्रह, तारांकन। एक क्षण के लिए एक कर्कश और अजीब चीख सुनाई दी, इससे पहले कि सब कुछ फिर से शांत हो जाए। नत्थी करना, तारांकन। खोज पूरी हुई। 4/1 1228 अध्याय 3174 भयानक झूठा। जब जुड़वा और केंटुकी ने अंदर मौजूद चीजों को मार डाला तो कोकून का बाकी हिस्सा बिखरने लगा। कोकून से जुड़ी अराजकता ऊर्जा की धारा भी गायब होने लगी। बधाई हो मेजबानों, एबिसल सोल शॉट को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया गया है। इनाम 50 दिव्यांक। रीन और रोआन ने एक दूसरे की ओर आश्चर्य से देखा। बहनों, एबिसल सोल क्या है? काश मुझे पता होता। सिस्टर ओ भी उतनी ही उलझन में थी। मैं बस इतना बता सकती हूँ कि वह कोकून या जो कुछ भी था, उसने मुझे बहुत डरावना एहसास दिया। यह अजीब है क्योंकि मैं दिव्य आत्मा आयामी क्षेत्र में हूँ, फिर भी इसकी उपस्थिति अभी भी किसी तरह मुझे प्रभावित कर सकती है। रीन ने थोड़ा सोचा, एक आत्मा शॉट को नष्ट करने के लिए 50 दिव्य आत्माएं। यह आपको आश्चर्यचकित करता है कि उस आत्मा शॉट की असली आत्मा कैसी दिख सकती है। किसी भी मामले में उन 50 दिव्य बिंदुओं का निश्चित रूप से स्वागत है। रीन ने फिर अपना ध्यान ग्रिफिंडियो पर लगाया, जो शांत हो गया था और अपनी दिव्य ऊर्जा को फिर से दबा रहा था। ग्रिफिंडियो को आखिरी चीज की जरूरत थी कि वह जहां था वहां एक और स्थानिक दरार दिखाई दे। रीन ने अपने समूह द्वारा अपने हमले से बनाए गए अन्य स्थानिक दरारों से बचते हुए कैमाजोर्स बैक तक पहुंच गया। ऐसा लगता है कि वह चीज तुम्हारे वंश के पीछे थी। ग्रिफिंडियो ने रीन की तरफ देखा, जो अभी अपनी सुरक्षा को लेकर सजग था। हालांकि अब उसे रीन की नजदीकियों से उतनी चिढ़ नहीं थी। तो तुम देख सकते हो। रीन ने केंटुकी की ओर इशारा किया, जो एक सेकंड बाद वहां पहुंचा। ठीक है, अधिक स्पष्ट रूप से कहें तो केंटुकी वहां पहुंचा। केंटुकी ने आगे कहा, मेरे लिए यह बिल्कुल स्पष्ट है कि तुम्हारी रक्तरेखा शक्ति कितनी कम हो गई है। कोकून राक्षस ने कैस एनर्जी स्ट्रीम के जरिए उसमें से ज्यादातर को तुमसे छीन लिया। ईमानदारी से कहूं तो तुम्हारी रक्तरेखा सांद्रता के साथ जो सब कुछ होने से पहले ही काफी कम थी। मुझे नहीं पता कि तुम्हें अब कैमाजोर्स बैक भी माना जा सकता है या नहीं। ग्रिफिंडियो केंटुकी की बातों को नकारना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि रीगल मिनोकावा सही था। सिर्फ कोकून राक्षस ने ही उसकी रक्तरेखा नहीं छीनी। ग्रिफिंडियो ने इसका एक बड़ा हिस्सा उस चीज से दूर रहने की कोशिश न करने के लिए भी इस्तेमाल किया। मुझे लगता है कि मैं काफी हद तक खत्म हो चुका हूं। तुम पहले से ही थे। सुप्रीम पैलेस में मेरा कोई दर्जा नहीं है। मुझे जन्म से ही बकवास माना जाता था और अब मैं और भी ज्यादा बकवास हूं। आगे बढ़ो। मैं ऐसी स्थिति में नहीं हूं जहां मैं अपना बचाव कर सकूं। बस वही करो जो तुम्हें करना चाहिए। थोड़ी देर बाद रोआन अपनी दरांती लेकर आया। चूंकि मामला ऐसा ही है, तो अगर मैं ऐसा करूं तो बुरा मत मानना। रीन और केंटुकी ने बीच बचाव नहीं किया, क्योंकि रोआन ने बिना किसी दया के अपनी दरांती लहराई। उसने सीधे ग्रिफिंडियो के सिर पर निशाना साधा, उसे 2 टुकड़ों में काटने और उसी समय ग्रिफिंडियो के कोर को नष्ट करने की योजना बनाई। फिर भी आखिरी क्षण में ग्रिफिंडियो ने अपने दांत पीस लिए और अपनी रक्तरेखा और दिव्य ऊर्जा का थोड़ा सा उपयोग करके वापस कूद गया। उसने अपने पंख उठाए, जिससे उसका अगला हिस्सा ढक गया, जो तुरंत कट गया। तारांकन, तारांकन। ग्रिफिंडियो ने तुरंत अपना एक पंख खो दिया, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया।
फिर भी वह निश्चित मृत्यु से बच गया। जितनी जल्दी हो सके रोआन से खुद को दूर कर लिया और कुछ ही देर बाद रुक गया। रोआन के डार्क एलिमेंट का दर्द लगभग असहनीय था, लेकिन फिर भी उसने अपनी इच्छाशक्ति से इसे दबा दिया। उसी समय उसने रोआन और उसके पीछे खड़े अन्य 2 लोगों को देखा। यह उनके लिए उसे मारने का एकदम सही मौका था, इसलिए उसे भागने का कोई रास्ता ढूंढना था। फिर भी अब वह पूरी तरह से खाली था। फिर भी उसने मन बना लिया कि वह अंत तक लड़ेगा, या ऐसा ही उसका इरादा था। अरे, रिफिंडियो को जल्दी ही एहसास हो गया कि रोआन, जो काम पूरा करने के लिए उसके पीछे आया था, बिल्कुल भी नहीं हिला। दरअसल रोआन रिफिंडियो के पीछे नहीं गया। इसके बजाय उसने अपनी दरांती दूर रख दी। तुम झूठ बोलने में भी बहुत बुरे हो। क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी किस्मत के आगे समर्पण कर चुका है, मेरे हमले से बच सकता है? मुझे मरने की चाहत के बारे में ये बकवास मत बताओ, जबकि तुमने अभी तक हार नहीं मानी है। एक पल के लिए रिफिंडियो अपना दर्द भी भूल गया। अपने दुश्मन से ये शब्द सुनकर हैरान हो गया। उसने रोआन पर ध्यान केंद्रित किया। उसे समझ में नहीं आया कि वह क्या करना चाहता है। फिर उसने कुछ नोटिस किया। जिस समय उसने रोआन के शब्दों पर ध्यान दिया, रीन गायब हो गया। तभी उसके पीछे से एक आवाज आई और उसे लगा कि कोई उसके कंधे को छू रहा है। रोन थोड़ा कठोर हो सकता है, लेकिन वह मूर्ख नहीं है। अब चलो तुम्हारे इस पंख के बारे में कुछ करते हैं। इससे पहले कि रिफिंडियो प्रतिक्रिया कर पाता, लाइट एलिमेंट का एक बड़ा विस्फोट उसके शरीर में घुस गया, जिससे रोआन का डार्क एलिमेंट दूर चला गया। उसका खोया हुआ पंख जल्दी से फिर से उड़ने लगा, जिससे वह असमंजस में पड़ गया। तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। तारांकन गल्प, तारांकन। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, केंटुकी प्रकट हुआ और उसने रिफिंडियो के गले में एक गोली डाल दी। क्या ये किसी तरह का जहर था? क्या वे उसे मारक दवा के बदले काम करने के लिए मजबूर करना चाहते थे? दुर्भाग्य से वह गलत था। उसने महसूस किया कि गोली घुल गई, जिसके बाद पोषक तत्वों का एक बड़ा विस्फोट हुआ जो उस क्षेत्र में चला गया जहां उसका पंख फिर से उड़ रहा था। क्या ये पर्याप्त है, रीन? केंटुकी ने पूछा। हाँ, रीन ने पुष्टि की। ड्रैकुला के शरीर में उसके पंख के पुनः विकास के लिए पर्याप्त पोषक तत्व नहीं थे, इसलिए इसकी पूर्ति के लिए गोली आवश्यक थी। शांत रहो, तुम संक्रमण क्षेत्र में हो, इसलिए मुझे तुम्हारा पंख ठीक करने में 1 मिनट या उससे अधिक समय लगेगा। अंत में रिफिंडियो का पंख वापस हो गया और उसके दूसरे पंख पर लगी चोट भी ठीक हो गई। वह एकदम सही हालत में था, सिवाय इसके कि उसमें दिव्य ऊर्जा खत्म हो गई थी और उसका वंश भी अब लगभग खत्म हो चुका था। अपना काम खत्म करके रीन रोआन के पास लौटा, जो उस दरार की जांच कर रहा था जहां से गैस एनर्जी आ रही थी। कैसा है? क्या तुम्हें कुछ समझ में आया? केंटुकी भी वहां पहुंच गया। वह छोटा सा छेद जहां से वह कोकून राक्षस आया था, अब चला गया है। मुझे लगता है कि हमारे लिए वहां से चले जाना बेहतर है, क्योंकि हो सकता है कि कोई और बाहर आ जाए। रोआन ने थोड़ा सोचा और अंत में केंटुकी के सुझाव को स्वीकार कर लिया। हाँ, चलो यहाँ से चले जाएं। हैरान रिफिंडियो की उपेक्षा करते हुए रीन, रोआन और केंटुकी फिर से उड़ने लगे। बेशक रिफिंडियो ने ये देखा। अरे रुको, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? 4/1 1229 अध्याय 3175 दूर स्थानिक हस्ताक्षर। हालांकि जुड़वा बच्चों के समूह ने रिफिंडियो को जवाब देने के लिए रुकना नहीं चाहा। रीन ने बस बात की और वे वहां से उड़ते चले गए। क्या तुम दुखी हो कि हमने तुम्हें जीने दिया? अगर तुम सच में मरना चाहते थे तो तुम्हें रोआन के हमले से बचना नहीं चाहिए था। हालांकि तुमने ऐसा किया तो बस इतना ही। रिफिंडियो ने अपना सिर हिलाया और इस बार वह जुड़वा बच्चों के समूह के ठीक बगल में उड़ गया, जबकि उसने अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए कुछ दिव्य पत्थरों को पकड़ रखा था। तुम्हें पता है कि मेरा मतलब यह नहीं था। मेरे जीवन को बचाने के लिए तुम्हारे पास कोई कारण नहीं था। मैं ही था जिसने तुम सभी को मारने की कोशिश की थी। मैं भविष्य में भी ऐसा कर सकता हूँ। क्या ऐसा है? रीन ने मुस्कुराते हुए पूछा। अच्छा, शुभकामनाएं ड्रैकुला। ये ड्रैकुला बकवास बंद करो। रिफिंडियो को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें इस नाम का इस्तेमाल बंद करवाने के लिए क्या करना चाहिए। जवाब दो, तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए होगा। कुछ भी, वरना तुम ऐसा क्यों करोगे? रोआन नाराज हो गया। हमारे पास अपने कारण हैं। अब चुप हो जाओ। कारण से रोआन ने उन दिव्य बिंदुओं का उल्लेख किया जो उन्हें अभी मिले हैं। कौन जानता है, शायद उनमें से एक और शॉट दिखाई दे और वे 50 दिव्य बिंदु और प्राप्त कर सकें। रिफिंडियो को जीवित रखने के लिए यह निश्चित रूप से इसके लायक था। खैर, वह हिस्सा जहां रोआन ने रिफिंडियो को सबक सिखाया, ये साबित करते हुए कि रिफिंडियो वास्तव में मरना नहीं चाहता था, वास्तव में आवश्यक नहीं था। हालांकि रोआन कभी भी यह स्वीकार नहीं करेगा। रिफिंडियो को बहुत असहज महसूस हुआ कि उसे दुश्मन ने 2 बार बचाया। उसने मुश्किल से जीना छोड़ा था जब रोआन ने उसे दिखाया कि वह वास्तव में जीना चाहता है। तारांकन जोश, तारांकन। अचानक दिव्य आत्मा आयामी क्षेत्र के बाहर एक और व्यक्ति प्रकट हुआ। यह ज़ांगेशु था, जिसने बाहर आने के लिए कहा। उसने जल्दी से अपने स्थानिक वलय से एक उपकरण निकाला, जिसका उपयोग क्षेत्र का विश्लेषण करने के लिए किया। देखा, ये वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। तुम, रिफिंडियो ने जुड़वा बच्चों के समूह की बहुत जांच की, इससे पहले कि वह उनसे छुटकारा पाने की कोशिश करे। स्वाभाविक रूप से ज़ांगेशु का उल्लेख उन जांचों में किया गया था। मुझे लगा कि तुम मर चुके हो। ज़ांगेशु ने उसकी ओर देखा, अभी भी उसका गर्व भरा भाव दिख रहा था। जैसे कि इतनी छोटी सी चीज मुझ जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को मार सकती है। रीन ने ज़ांगेशु द्वारा की गई अतिशयोक्ति को नजरअंदाज किया और जो महत्वपूर्ण था उस पर बात की। तो यहाँ की जगह बाहर से जुड़ी हुई है ना? ज़ांगेशु ने सिर हिलाया। हाँ, मेरा यह उपकरण मुख्य रूप से टेलीपोर्ट संरचनाओं के निर्माण में उपयोग किया जाता है जब हम यथासंभव आध्यात्मिक ऊर्जा को बचाने की कोशिश करते हुए निर्देशांक को अधिक सटीक रूप से स्थापित करने का प्रयास कर रहे होते हैं। बिना किसी संदेह के एक क्लोजल ग्रह से टेलीपोर्ट संरचना स्थानिक हस्ताक्षरों की उपस्थिति को उठा रहा है। यह आयामी क्षेत्र या ये स्थान जो भी है, निश्चित रूप से कम हमारे सौर मंडल से जुड़ा हुआ है। रीन ये सुनकर खुश हुआ। अच्छा, अगर ऐसा है तो केंटकी बाकी काम कर सकता है। केंटकी समझ गया कि रीन का क्या मतलब था और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। मिनोकावा मुख्य रूप से प्रकाश और अंधेरे तत्व वाले दानव जानवर हैं, लेकिन उनमें स्थानिक शक्तियों के प्रति बहुत अधिक संवेदनशीलता भी होती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि केंटकी जुड़वा बच्चों की तुलना में इसमें बेहतर है, केवल लुआन और उसके अंतरिक्ष तत्व आत्मीयता से पीछे है। उसने कुछ देर बाद अपनी आंखें खोली। अब उसे पता था कि वह क्या ढूंढ रहा था। वहां यह मंद है, लेकिन मैं उस दिशा से आ रही स्थानिक शक्ति के अधिक स्थिर प्रवाह को महसूस कर सकता हूं। केंटकी ने अपने पंख को इंगित करते हुए कहा। ज़ांगेशु को इस बात से संतुष्टि हुई कि उसके अपने ज्ञान का उपयोग यहाँ किया जा सकता है। हालांकि उसने जल्द ही रीन के चिंतित भाव को देखा। क्या बात है, मास्टर? रीन को स्पष्ट रूप से ज़ांगेशु से ज्यादा संरचनाओं के बारे में पता था, इसलिए केंटकी की पुष्टि ने उसे परेशान कर दिया। ज़ांगेशु, मुझे अपना उपकरण देखने दो। ज़ांगेशु को कोई आपत्ति नहीं थी और उसने इसे रीन को दे दिया। भले ही रीन ने इसे नष्ट कर दिया हो, लेकिन वह खुद ही दूसरा बनाना जानता था, इसलिए इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना है कि नए वाले में टेलीपोर्ट फॉर्मेशन के स्थानिक हस्ताक्षर नहीं होंगे जो इस वाले में थे। किसी भी मामले में उसे इस बात का अंदाजा था कि रीन इसे क्यों जांचना चाहता था। रीन ने जल्दी से अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके डिवाइस को अलग किया, उसके सभी गुणों की जांच की। उसने इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए सिस्टर और की मदद भी ली। फिर उसने डिवाइस को फिर से जोड़ दिया, जिससे ऐसा लगा कि इसे पहले कभी खोला ही नहीं गया था, जैसा मैंने सोचा था। ये बहुत दूर है ना? ज़ांगेशु ने पूछा। उसे रीन के मन में क्या चल रहा था, इसका पूरा अंदाजा था। ओह, तो तुमने भी नोटिस किया? ज़ांगेशु से ये सुनकर रीन को आश्चर्य हुआ। हालांकि रोआन, केंटकी और रिफिंडियो सभी खो गए थे। तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो? ज़ांगेशु ने रीन की जगह समझाया। मेरा उपकरण टेलीपोर्ट फॉर्मेशन स्पेटियल सिग्नेचर को पकड़ रहा है, लेकिन यह संभव नहीं होना चाहिए। आप देखिए, मेरे उपकरण की रेंज हमारे क्लोजल प्लैनेट की कुल लंबाई से ज्यादा नहीं है। हालांकि आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि ब्लैक होल में गिरने से पहले हम क्लोजल से बहुत दूर टेलीपोर्ट हो गए थे। मेरे उपकरण को क्लोजल प्लैनेट के सिग्नेचर को बिल्कुल भी नहीं पकड़ना चाहिए। केंटकी ने खुद को ये पूछे बिना नहीं रखा। क्या इसका मतलब यह है कि यह आयामी क्षेत्र क्लोजल में स्थित है? शायद। रीन ने सिर हिलाया, हालांकि वह निश्चित नहीं था। अच्छा, यह अच्छी बात है ना? रिफिंडियो ने भी पूछा, अजीब तरह से बोलते हुए जैसे कि वह समूह का हिस्सा था। अगर यह क्लोजल में है तो जैसे ही हम बाहर आएंगे हम घर पर होंगे। खैर, तुम जाओगे। अपने वंश के नष्ट हो जाने के बाद रिफिंडियो को लगा कि अब उसके पास कोई घर नहीं है। सबसे पहले, क्या सुप्रीम पैलेस जैसी जगह वाकई अतीत में घर थी? रिफिंडियो के अपने शब्दों ने उसके मन में ये सवाल खड़े कर दिए। रीन को रिफिंडियो के तर्क में कोई समस्या नहीं दिखी। अगर हम हैं तो जरूर ये बहुत बढ़िया है। समस्या यह है कि मुझे समझ नहीं आता कि हम क्लोजल प्लैनेट में क्यों होंगे। अगर आप इस बात पर विचार करें कि हमें कहां निकला गया तो इसका कोई मतलब नहीं है।
सभी अभी भी उलझन में थे और इसमें क्या समस्या होगी। रीन ने कंधे उचका दिए। मुझे नहीं पता, मुझे बस इस बात से परेशानी है कि डिवाइस हस्ताक्षरों को उठा रहा है। यदि हम बहुत दूर हैं और संकेत यहां तक पहुंच रहा है तो कुछ निकटस्थ ग्रह के स्थानिक प्रवाह को बढ़ा रहा है। उन शब्दों ने रोहन और अन्य लोगों को याद दिलाया, वह स्मारक जो क्लोसल से जुड़े सभी ग्रहों को दर्शाता है ना। रीन ने सिर हिलाया। यह एक संभावना है, इसका क्या मतलब है मुझे नहीं पता। चलो यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। पहला 4/1 1229 जांगेशु ने फिर से अपना उपकरण निकाला और जल्दी से जांच की। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है कि निकट ग्रह के स्थानिक द्वारों के स्थानिक हस्ताक्षर इसी से आ रहे हैं। रीन ने जांगेशु के कंधे को थपथपाया। ठीक है, मैं तुम्हें अपने आयामी क्षेत्र में भेज दूंगा, इसलिए हमें तुम्हारी सुरक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तारांकन जोश, तारांकन। जांगेशु तुरंत गायब हो गया। अगला वाला केंटकी था। पक्षी गेट के लिए बहुत बड़ा था और वह कुछ भी गलत करने का जोखिम भी नहीं उठाना चाहता था। इससे बाहर सिर्फ रीन, रोहन और रिफिंडियो ही बचे। रिफिंडियो ने जुड़वा बच्चों की ओर देखा जो गेट पर ध्यान दे रहे थे। क्या तुम पहले जाना चाहते हो या मैं जाऊं? रीन ने पूछा। रोहन ने कोई जवाब भी नहीं दिया और आगे बढ़ गया। रुको, रिफिंडियो तुरंत आगे बढ़ गया। मैं पहले जाऊंगा। रीन और रोहन ने एक दूसरे की तरफ देखा और बस सिर हिला दिया। क्या आप हमें बाहर कुछ करते हुए देखकर डर रहे हैं? कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। हालांकि रिफिंडियो ने जवाब में अपना सिर हिलाया। ये सच है कि मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की थी, लेकिन मैं कृतघ्न नहीं हूं। मैं पहले जा रहा हूं क्योंकि अगर मौत का खतरा है तो वह मुझे होना चाहिए। रोहन की भौं थोड़ी ऊपर उठी। उसे इस परोपकारी कार्य की उम्मीद नहीं थी। हैरानी की बात यह है कि वह रिफिंडियो के शब्दों में कोई झूठ नहीं देख पाया। ऐसा ही हो। रिफिंडियो ने जल्दी से अपना मानव रूप बदल लिया क्योंकि उसका कैमाजोट्स बैट रूप भी बहुत बड़ा था। अंत में वह गेट के पास पहुंचा और खुद को अंदर फेंक दिया। एक पल के लिए उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और अगले ही पल वह वापस बाहर आ गया। जोश, जोश, तारांकन। कुछ सेकंड बाद रीन और रोहन भी दिखाई दिए। वे भी खुद को कहीं बीच में पाते हैं। वे गेट के बाहर रिफिंडियो को देख पा रहे थे, इसलिए उन्हें पता था कि रिफिंडियो बिना किसी परेशानी के गेट पार कर गया है। तो हम कहां हैं? रिफिंडियो ने अपनी सीडी निकाली जो ब्रह्मांड में कहीं भी काम करती थी, जिसका वेवलेंथ नेटवर्क से कनेक्शन था। इसने आसानी से उसका स्थान ढूंढ लिया जिसे उसने जुड़वा बच्चों को दिखाया। ऐसा लगता है कि हम ठीक उसी जगह पर हैं जहां हम तब थे जब ब्लैक होल ने हमें निगल लिया था। जुड़वा बच्चों ने अपनी स्थिति की पुष्टि की और सिर हिलाया। रोहन तुरंत आयामी दायरे में वापस चला गया क्योंकि इस समय उसके लिए कुछ भी करने को नहीं था। दूसरी ओर केंटकी एक बार फिर बाहर आया। रीन केंटकी की पीठ पर चला गया और राहत की सांस ली। ठीक है, मुझे लगता है कि यह हमारे लिए खत्म हो गया है। आपसे मिलकर अच्छा लगा रिफिंडियो। हम भविष्य में फिर से एक दूसरे से मिलें। रिफिंडियो हैरान रह गया। क्या वे जाने वाले थे? और यहाँ मैंने सोचा कि आप इस तथ्य का उपयोग करेंगे कि आपने मुझे 2 बार बचाया है कुछ अनुरोध करने के लिए। रीन ने कंधे उचका दिए। ठीक है, इस अजीबोगरीब आयामी क्षेत्र में तुम्हारे आने का एक कारण ये भी था कि हमने तुम्हारी संरचना को नष्ट कर दिया था। बेशक तुमने भी हमें इसे मारने की कोशिश की थी, इसलिए ऐसा नहीं है कि हमें इसे नष्ट करने का पछतावा है। किसी भी मामले में यदि तुम फिर से हमारे पीछे आना चाहते हो तो ऐसा करने के लिए स्वतंत्र महसूस करो। चलो, केंटकी। केंटकी के पंख आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गए और उसने अपने पंख फड़फड़ाए और दूर तक उड़ गया। वे क्लोसल से काफी दूर थे या किसी भी अन्य ग्रह से उस मामले में क्लोसल तक पहुंचने में उन्हें शायद सालों लग जाते जो अभी भी सबसे नजदीकी ग्रह था। रुको, रिफिंडियो ने जल्दी से उनका पीछा किया। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। रीन और केंटकी को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो तुम अपने दोस्तों को बता सकते हो कि हम कहां हैं और रास्ते में हमारे लिए जाल तैयार कर सकते हो। वास्तव में क्या वह बहुत ज्यादा दोस्ताना नहीं है? वे दुश्मन हैं, है ना? उस जगह के अंदर युद्ध विराम समझ में आता है, लेकिन यहाँ बाहर नहीं। यह अजीब होगा अगर रीन और केंटकी उसे आने दें। शुरुआत के लिए रिफिंडियो के लिए अपनी सीडी का उपयोग करके किसी ग्रह से संपर्क करना और उन्हें उसे लाने के लिए एक अंतरिक्ष यान की व्यवस्था करना बहुत आसान होगा। वह जुड़वा समूह के साथ अंतरिक्ष में यात्रा करके वर्षों क्यों बर्बाद करेगा? मैं रिफिंडियो के पास इसका कोई जवाब नहीं था। 4/1 1230 अध्याय 3177 रिफिंडियो का डर। मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें ढूंढना उचित है। रिफिंडियो ने टिप्पणी की। मेरे वंश के बिना मेरी जांच के परिणामों का कोई महत्व नहीं है। मुझे सुप्रीम पैलेस में वापस जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारा ऋणी हूं। रीन को ऐसा नहीं लगा। बिल्कुल नहीं, है ना? मैं बदले आईडी की नकल तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं ऐसा दिखा सकता हूं कि मैंने ही किया है। याद है, अगर तुम मुझे अपने उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दोगे तो तुम्हें कम से कम एक अच्छा पुरस्कार तो मिलेगा ही। वैसे अगर हम यहीं अलग हो जाएं तो यह वाकई बेहतर होगा। इसके अलावा वैसे भी हमें फॉलो करके तुम्हें क्या हासिल होगा? रिफिंडियो ने जोर दिया। मैं वही बात कहूंगा जो तुम्हारे भाई ने कही थी। मेरे पास अपने कारण हैं, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। कारण ये था कि रीन और रोहन भी अपने स्तर के हिसाब से बहुत मजबूत थे। रिफिंडियो देखना चाहता है कि क्या वह समझ सकता है कि ऐसा क्यों है। अब ये बहुत बढ़िया होगा क्योंकि वह सुप्रीम पैलेस में बहुत ज्यादा बर्बाद हो चुका है। ठीक है, अगर कोई और भी रास्ते में होता तो ज्यादा मनोरंजक होता, है ना? केंटकी ने अचानक रिफिंडियो को कवर किया। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वे दोनों ही डायमंड बीस्ट थे और डायमंड बीस्ट ज्यादा सीधे साधे होते हैं। आयामी दायरे के बाहर रीन और आयामी दायरे के अंदर रोहन ने रिफिंडियो के व्यवहार की जांच की। फिर भी ऐसा नहीं लगा कि वह झूठ बोल रहा था। ठीक है, चलो फिर एक सौदा करते हैं। रीन ने इसे एक मौका देने का फैसला किया। चूंकि रोहन उस आयामी दायरे से बाहर निकल गया और बाहर कदम रखा, इसका मतलब है कि उसका दिव्य आत्मा आयामी दायरे से बाहर निकलने का रास्ता वहां चिन्हित है। अगले 10 लाख किलोमीटर तक रीन दिव्य आत्मा आयामी दायरे में प्रवेश कर सकता है और वापस वहां से बाहर आ सकता है, बशर्ते रोहन पहले वहां से बाहर निकल जाए। सबसे पहले ये स्पष्ट है कि अब जब आपने अपना वंश खो दिया है तो आप ताकत हासिल करने का कोई और तरीका ढूंढना चाहते हैं। रीन ने ये शब्द सीधे रिफिंडियो के चेहरे पर फेंके। रिफिंडियो ने शर्मिंदगी में अपने सिर के पीछे खुजलाया, लेकिन उसने इनकार नहीं किया। क्या उसने ये सब इतना स्पष्ट कर दिया? माफ करें। ये ठीक है, रीन को कोई आपत्ति नहीं थी। हम वैसे भी क्लोसल से बहुत दूर हैं, इसलिए यह मेरे लिए एक अच्छा मनोरंजन है। लेकिन बदले में मैं दिव्य क्षेत्र के बारे में जानकारी चाहता हूं। क्या यह आपको ठीक लगेगा? रिफिंडियो ने तुरंत सिर हिलाया। कोई समस्या नहीं है, जब तक इसमें सुप्रीम पैलेस के रहस्यों का समावेश नहीं है, मुझे इसके बारे में बात करने में कोई आपत्ति नहीं है। सच कहा जाए तो रिफिंडियो को सुप्रीम पैलेस की महत्वपूर्ण चीजों के बारे में इतना कुछ पता नहीं था। वह ऐसा क्यों करेगा? कोई भी उसे ऐसी बातचीत में शामिल नहीं करेगा। आगे बढ़ते हुए, मैं सिर्फ एक संक्षेत्र विशेषज्ञ हूं, तुम्हें पता है। रीन ने एक बार फिर पूछा। क्या तुम सच में मुझसे कुछ प्रशिक्षण लेना चाहते हो? इसके अलावा मैं तुम्हें शिष्य के रूप में नहीं लूंगा। ये वास्तव में सिर्फ एक आपसी आदान प्रदान है। ये सेंट रियल वाली बात बंद करो, रिफिंडियो ने तुरंत कहा। केवल एक मूर्ख ही यह विश्वास करेगा कि तुम सच में सेंट रियल में हो। ठीक है, तुम सेंट रियल में हो, लेकिन तुम निश्चित रूप से पहले नहीं थे। मुझे नहीं पता कि तुमने अपनी ताकत कैसे खो दिया क्यों, और यह मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। जो मायने रखता है वह यह है कि मैं जानता हूं कि तुम जो दिखते हो उससे कहीं अधिक हो। अच्छा पकड़ लिया। रीन मुस्कुराया। उसे आश्चर्य नहीं हुआ कि रिफिंडियो ने इतना कुछ नोटिस किया। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह वास्तव में एक बेवकूफ होगा। एक और बात है, रीन सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं भूलेगा। हालांकि मुझे दिव्य पत्थर चाहिए। यह रिफिंडियो अमीर या कुछ भी नहीं था। उसके पास कुछ 100 रैंक 3 दिव्य पत्थर थे, लेकिन बस इतना ही। कितना कितना? मुझे 200 दिव्य पत्थरों की जरूरत है जो उसी स्तर के हों जो तुमने हमें वहां दिए थे। रीन ने पूछा। जुड़वा बच्चों के शरीर में दिव्य परिवर्तन करने के लिए ये संख्या पर्याप्त होनी चाहिए। रिफिंडियो ने एक पल के लिए इस बारे में सोचा, लेकिन अंत में उसने अपने दांत पीस लिए और सिर हिला दिया। ठीक है, ये लो, इसे ले लो, लेकिन अगर तुम इसे लेकर भागने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा या कोशिश करते हुए मर जाऊंगा। उसने उन पत्थरों के लिए बहुत मेहनत की थी, इसलिए 200 को इतनी आसानी से दे देना उसके दिल को दुखा। तो ये सौदा हो गया। रीन ने खुशी-खुशी दिव्य पत्थर ले लिए। साथ ही इस सौदे से उन्हें दिव्य क्षेत्र में क्या उम्मीद करनी है, इसका अंदाजा हो सकता है। पहले आइए देखें कि आप क्या कर सकते हैं। अपनी साधना को 7वें चरण तक दबाएं और मेरे पास आएं। रिफिंडियो को इस बात का जरा भी भरोसा नहीं था कि वह ऐसा करेगा। जुड़वा बच्चे वास्तव में उससे थोड़े ज्यादा मजबूत साबित हुए। मेरे पास कोई मौका नहीं है, तुम्हें पता है।
जाहिर है रीन को पहले से ही इसकी उम्मीद थी। अब समय बर्बाद मत करो और मेरे पास आओ। रिफिंडियो केवल स्वीकार कर सकता था और अपने कैमाजोट्स बेडरूम में वापस आ सकता था। बिना कुछ कहे उसने रीन पर गोली चलाई, सैकड़ों रक्त भाले बुलाए, इससे पहले कि एक रक्त कवच उसके शरीर को ढंक ले। उसने पहले इसका इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि वह कोकुन राक्षस उसके वंश को लूट रहा था। हालांकि अब ऐसा कोई डर नहीं है। बैंग बूम पिंग तारांकन। बेशक इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। रीन को अपनी तलवार का इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। रिफिंडियो की साधना को स्टेज 7 तक दबा दिया गया जो सेंट रियल के बराबर था। उसने उस आदमी को पूरी तरह से कुचल दिया। केंटुकी की पीठ पर लौटते हुए रीन ने थोड़ा सिर हिलाया। अभी के लिए इतना ही काफी है। भले ही आपके उस सुप्रीम पैलेस में आपको ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन ऐसा लगता है कि आपको अपने शरीर और गति को मजबूत करने के साथ-साथ अपने रक्त को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित करने की अपनी रक्तवंश क्षमता को मजबूत करने के लिए उचित प्रशिक्षण मिला है। रिफिंडियो पूरे शरीर में दर्द कर रहा था, उसका रक्त कवच टुकड़े-टुकड़े हो रहा था। तो तारांकन आउच, तारांकन इसके बारे में क्या? तारांकन आउच। केंटकी से पूछो, रीन हंसा। मुझे डायमंड बीस्ट के बारे में लगभग कुछ भी नहीं पता। हा हा हा। रिफिंडियो को रोने का मन हुआ। फिर इतनी पिटाई किस लिए थी? हा हा हा। केंटकी भी हंसा। ठीक है, ग्रेट केंटकी तुम्हें कुछ संकेत देगा। अभी अभी तुम्हारी पिटाई बेकार नहीं गई। इससे मुझे यह अच्छी तरह समझ में आ गया कि तुम अपनी वंशावली को कैसे संचालित कर रहे हो, भले ही वह लगभग खत्म हो चुकी हो। अगले 1 घंटे तक केंटकी ने रिफिंडियो को समझाया कि वह अपनी दिव्य ऊर्जा का बेहतर उपयोग कैसे कर सकता है, खासकर अपने मेरिडियन के माध्यम से। फिर केंटकी ने अपनी छाती पर एक छोटा सा कट लगाया, जिससे खून की एक बूंद बाहर निकल गई। यहाँ इसे अवशोषित करें। मेरी रीगल ब्लड लाइन भले ही यह एक अलग नस्ल से है, फिर भी आपकी शेष रक्त रेखा की स्थिति में सुधार करेगी। रिफिंडियो की आंखें चमक उठीं। रीगल ब्लड लाइन। वह सुप्रीम पैलेस में वापस ट्राई किया कि रीगल ब्लड लाइन के बारे में केवल सपना ही देख सकता था। अकेले ये ड्रॉप यहाँ तक कि किसी दूसरी जाति से भी निश्चित रूप से उसके 200 रैंक 3 दिव्य पत्थरों के लायक था। वास्तव में उसे पूरा यकीन था कि वह इसके साथ सैकड़ों गुना अधिक दिव्य पत्थर प्राप्त कर सकता है। खैर वह निश्चित रूप से इसे नहीं बेचेगा। रिफिंडियो ने अपनी छाती पर भी एक छोटा सा घाव कर लिया और उस खून को अपने शरीर में समाहित कर लिया। उसके कैमाजोट्स ब्लड लाइन और केंटकी के मिनोकावा ब्लड लाइन के बीच संघर्ष काफी मजबूत था, लेकिन उसने उस खून की बूंद को अपना बनाने में बहुत समय लगाया। वास्तव में रिफिंडियो को पता चला कि केंटकी की ब्लड लाइन उसकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा फायदेमंद थी। रीन ने उसे देखा और मुस्कुराया। रिफिंडियो के चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती थी। क्या तुम खुश नहीं हो? ऐसा हर दिन नहीं होता कि तुम ले डिविनिटी रियल रीगल ब्लड लाइन ड्रॉप हासिल कर सको। केंटकी की खेती बस सिस्टम द्वारा दबाई जा रही थी। ऐसा नहीं था कि यह गायब हो गई थी। रिफिंडियो ने जब ये सुना तो वह अपनी प्रगति पर नियंत्रण खो बैठा। ले डिविनिटी रियल, कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतना शक्तिशाली है। उसने खुद से ये भी नहीं पूछा कि केंटकी स्टेज 7 पर क्यों लग रहा था, इतना आश्चर्य था उसका। जब रिफिंडियो उस बूंद को अवशोषित करने पर काम कर रहा था, रोआन आयामी क्षेत्र से बाहर आ गया। आपको यह मिला। रीन ने सिर हिलाया और रोआन को 100 रैंक 3 दिव्य पत्थर दिए। हाँ, चलो खत्म करते हैं। इसके साथ 4/1 1230 अध्याय 3178 ब्लड लाइन का उपयोग कैसे करें। दिव्य पत्थरों से दिव्य ऊर्जा तुरंत जुड़वा बच्चों के शरीर में प्रवाहित हुई। जब उन्होंने एबिसल सोल शॉट पर हमला किया था, उससे अलग वे इसे हमले के लिए केंद्रित नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने शरीर को इसे पूरी तरह से अवशोषित करने के लिए मजबूर कर रहे थे। तारांकन ऑफ तारांकन। पहले की तरह ही परिवर्तन का दर काफी ज्यादा था। सौभाग्य से वे दोनों जानते थे कि इसे कैसे निपटना है। रीन अपने दर की भावना को पूरी तरह से बंद भी कर सकता था, लेकिन उसे यह अनावश्यक लगा। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उनके शरीर दिव्य परिवर्तन से गुजरे। उनकी कोशिकाएं अनुकूलित हुई, उनके डेंटिन बदल गए और केवल उनकी आत्माएं वैसी ही रहीं। रिफिंडियो ने एक तरफ केंटकी के खून की बूंद को सोखने का काम किया, जबकि दूसरी तरफ रीन और रोआन ने दिव्य ऊर्जा को सोख लिया। केंटकी के लिए बहु गया था, इसलिए वह सोने चला गया। पक्षी वाकई कहीं भी सो सकता था। कई घंटों बाद ही रिफिंडियो ने रक्त को सोखना समाप्त कर दिया। उसका कैमाजोट्स रक्तवंश जो लगभग समाप्त हो चुका था, उसे जीवनदान मिला और वह फिर से भड़क उठा। सैकड़ों रक्त भाले, साथ ही रिफिंडियो का रक्त कवच तुरंत प्रकट हुआ। उनमें अधिक शक्ति और सुरक्षात्मक शक्ति थी, यहाँ तक कि रिफिंडियो की दिव्य ऊर्जा भी अधिक परिष्कृत लग रही थी। फिर उसने शुरू करने से पहले केंटकी की शिक्षा के बारे में सोचा और उसी के अनुसार अपनी दिव्य ऊर्जा प्रसारित की। कुछ मिनट बाद रिफिंडियो खुद को थोड़ा उत्साहित महसूस करने से नहीं रोक पाया। केंटकी की मदद से उसकी वंशावली में काफी सुधार हुआ है, लेकिन यह अभी भी उससे बहुत दूर है जो कोकुन राक्षस द्वारा उसे लूटने से पहले था। फिर भी केंटकी ने जो उसे सिखाया उसका पालन करके उसे लगा कि वह सब कुछ होने से पहले जितना मजबूत था। इसलिए सुप्रीम पैलेस में वे लोग अपने स्तर से आगे निकल गए। किसी ने मुझे कभी नहीं सिखाया और अब मैं देख सकता हूँ कि यह जानबूझकर किया गया था। वे वास्तव में नहीं चाहते थे कि मैं अपनी वंशावली की कमी के कारण आगे बढ़ूं, रिफिंडियो ने खुद से कहा। रिफिंडियो के खून के भाले फिर से बिखर गए और उन्हें बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए खून के छोटे-छोटे टुकड़े उसके शरीर में वापस आ गए। चारों ओर देखते हुए उसने देखा कि रीन और रोआन उन दिव्य पत्थरों को अवशोषित कर रहे थे जो उसने उन्हें पहले दिए थे और आसपास के माहौल से पूरी तरह बेखबर थे। केंटकी उनसे कुछ मीटर की दूरी पर एक चट्टान की तरह सो रहा था। क्या उन्हें किसी भी तरह का खतरा महसूस नहीं होता? रिफिंडियो को इस समूह का व्यवहार जितना अधिक वह उन्हें जानता गया, उतना ही अजीब लगा। खैर शायद वे रिफिंडियो को बिल्कुल भी खतरा नहीं मानते थे, जिसके बारे में सोचना भी अच्छा नहीं लगा। बेशक रिफिंडियो ने कुछ नहीं किया। उसे जुड़वा बच्चों से बहुत कुछ हासिल करना था, खासकर केंटकी से। एक और दिन बीत गया और जुड़वा बच्चों का परिवर्तन आखिरकार पूरा हो गया। इसमें इतना समय लगा क्योंकि दिव्य ऊर्जा दिव्य क्षेत्र की तरह सीमित रूप से उपलब्ध नहीं थी। रीन और रोआन को इस प्रक्रिया को बहुत धीरे-धीरे पूरा करना पड़ा, ये सुनिश्चित करते हुए कि दिव्य पत्थरों से दिव्य ऊर्जा का एक कण भी नष्ट न हो। ओह, रीन ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें खोली। खैर मध्य अंतरिक्ष में कोई हवा नहीं थी, इसलिए वहां होने का दिखावा करना एक आदत की तरह था। वह बस अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग इस तरह से कर रहा है। रीन ने थोड़ा खिंचाव किया, तुरंत अपने शरीर को हिलाया और परिवर्तनों की जांच की। हाँ, ये काफी हद तक है। दिव्य क्षेत्र में जाने के बाद हमें परिवर्तन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। रोआन ने भी अपना रूपांतरण पूरा कर लिया, रीन से सहमत होते हुए। एक बात कम हो गई जिसके बारे में चिंता करने की जरूरत है। वैसे भी स्टार चार्ट के अनुसार क्लोसल अभी भी कुछ साल दूर है। मैं ड्रैगन ब्लड को परिष्कृत करने के लिए वापस जा रहा हूँ। शायद जब तक हम पहुंचेंगे तब तक ये खत्म हो जाएगा। तारांकन जोश, तारांकन। इससे पहले कि रीन या कोई और कुछ कह पाता, रीन गायब हो गया। जम्हाई लेना, तारांकन। केंटकी ने आखिरकार अपनी आंखें खोली, जो सारी घटनाओं के दौरान सोता रहा था। क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया? काफी हद तक, रीन ने पुष्टि की। केंटकी ने अपनी आध्यात्मिक समझ का इस्तेमाल करते हुए रीन के शरीर की जांच की। इसमें कोई संदेह नहीं था कि अब रीन के पास दिव्य ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए एक उचित शरीर था। अगर आपने उस कोकुन राक्षस से लड़ने से पहले इस परिवर्तन को पूरा कर लिया होता, तो हम उस चीज को बहुत तेजी से खत्म कर देते। रीन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने इत्मीनान से कंधे उचकाए। जो हो गया सो हो गया। यह एक आपातकालीन स्थिति थी, इसलिए रॉन और मेरे पास परिवर्तन से गुजरने का समय नहीं था। खैर हमारी आत्माओं को परिवर्तन की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए दिव्य ऊर्जा को नियंत्रित करना इतना बुरा नहीं था। फिर रीन ने रिफिंडियो की ओर रुख किया जो कुछ ही दूरी पर था। वह अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। रीन को महसूस हो रहा था कि रिफिंडियो न केवल अपनी दिव्य ऊर्जा का संचार कर रहा था, बल्कि अपने रक्त का भी उपयोग कर रहा था। वह क्या कर रहा है? केंटकी ने जल्दी से समझाया। ओह, मैं कुछ घंटे पहले उठा और रिफिंडियो ने मुझे बताया कि उसने मेरे खून की एक बूंद को सोख लिया है। फिर मैंने उसे बताया कि उसे अपनी कम होती रक्त रेखा के अभ्यस्त होने के लिए क्या करना चाहिए। वह अपने शरीर के अंदर बची हुई कैमाजोट्स रक्त रेखा का थोड़ा सा हिस्सा प्रसारित कर रहा है। अगर वह इसे सही तरीके से करता है तो उसे हर विशिष्ट क्रिया के लिए हर विशिष्ट क्षण में रक्त रेखा को कहां केंद्रित करना है, इसे नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहिए। रिफिंडियो के लिए यह एक नया रास्ता था। वह हमेशा सोचता था कि रक्त रेखा बस एक ऐसी चीज है जिसकी शक्ति को आप आवश्यकता पड़ने पर सक्रिय कर सकते हैं। उसे नहीं पता था कि रक्त रेखा शक्ति को शरीर के विशिष्ट भागों तक पहुंचाना संभव है, जबकि बाकी को उसकी सामान्य अवस्था में रखा जा सकता है। खैर उसे उस तरह का नियंत्रण हासिल करने में बहुत कठिनाई हो रही थी और केंटकी ने महसूस किया कि आने वाले कई वर्षों तक उसे कोई सार्थक प्रगति नहीं देखने को मिलेगी। उसके लिए उसका काम तय है, इसलिए बस इसे अनदेखा करें। केंटकी ने फिर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल किया और रिफिंडियो के शरीर को पकड़ लिया। रिफिंडियो ने यह देखा, लेकिन केंटकी ने उसे रुकने और काम करते रहने के लिए नहीं कहा। रिफिंडियो ने ठीक वैसा ही किया। अंत में केंटकी फिर से शून्य में उड़ने के लिए तैयार था।
क्या हम चलते रहें? रीन को कोई शिकायत नहीं थी। जरूर, चलो चलें। रीन पुनः केंटुकी की पीठ की ओर बढ़ा और वह शून्य में से गोली चलाते हुए दूर गायब हो गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। समय बीतता गया, घंटे दिन बन गए, दिन सप्ताह बन गए और सप्ताह महीने बन गए। उस समय कुछ खास नहीं हुआ। फिर भी रीन ने दिव्य क्षेत्र के बारे में और अधिक पूछने का मौका लिया, जो रिफिंडियो के साथ सौदे का हिस्सा था। 4/1 1232 अध्याय 3179 यात्रा के तरीके। दिव्य क्षेत्र के बारे में रीन का पहला सवाल यह था कि उसके समूह के वहां पहुंचने के बाद क्या उम्मीद की जाए। दुर्भाग्य से रिफिंडियो केवल तभी बाहर गया जब उसने दिव्य पत्थरों को हासिल करने के लिए मिशन लिया। उसका अधिकांश जीवन सर्वोच्च महल में बीता। फिर भी उसने उन्हें वह सब बताया जो वह जानता था। इस ब्रह्मांड का दिव्य क्षेत्र लिसान से बहुत अलग नहीं था। हालांकि उनके वर्णन के अनुसार ये देवताओं के क्षेत्र से बहुत बड़ा था। रीन को इससे कोई आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि देवताओं का क्षेत्र वास्तव में कोई भूमि नहीं थी। ये वास्तव में एक हास्यास्पद रूप से विशालकाय प्राणी योमू की पीठ थी। रिफिंडियो ने जो बताया उसके अनुसार दिव्य क्षेत्र स्वर्ग या अधोलोक के आकार का ही था। ये ब्रह्मांड के 3 उच्चतर क्षेत्रों में से एक था और यह वह स्थान था जहां नश्वर क्षेत्र के अधिकांश विशेषज्ञ दिव्य वरदान पत्थर प्राप्त करने के बाद चढ़ते थे। उन शब्दों ने स्पष्ट रूप से रीन का ध्यान आकर्षित किया। रिफिंडियो ने समझाया कि आरोहण वास्तव में इस ब्रह्मांड में मौजूद नहीं है। दिव्य क्षेत्र में केवल तभी जाया जा सकता है जब उन्हें दिव्य वेदलेम स्टोन मिल जाए। एक बार ऐसा हो जाने के बाद उन्हें वेदलेम साम्राज्य के विशेषज्ञों द्वारा वहां लाया जाएगा। तभी रिफिंडियो ने रीन को कुछ दिलचस्प बात बताई। इस ब्रह्मांड के नश्वर क्षेत्र में शून्य टेम्परिंग क्षेत्र विशेषज्ञ या उससे ऊपर जैसी कोई चीज नहीं है। उनके दिव्य वेदलेम स्टोन उन्हें नश्वर क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकते हैं, चाहे उनका साधना क्षेत्र कुछ भी हो। ये पूछे जाने पर कि अगर उन्हें नीचे भेजने के लिए ताकत की जरूरत होती है तो वेदलेम साम्राज्य क्या करता है, रिफिंडियो ने कंधे उचका दिए। वेदलेम साम्राज्य स्पष्ट रूप से उस नियम को तोड़ सकता था और किसी को भेज सकता था। हालांकि ये व्यापक रूप से स्वीकार किया गया था कि नश्वर क्षेत्र से कोई भी दिव्य क्षेत्र या अंडरवर्ल्ड और स्वर्ग के विशेषज्ञों की तुलना नहीं कर सकता है। यदि आप किसी को संक्रमण क्षेत्र में भेजते हैं तो यह उम्मीद की जाती है कि यह व्यक्ति यहाँ नीचे किसी से भी अधिक शक्तिशाली होगा। अंतिम लेकिन कम महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे मजबूत हैं या नहीं। हर कोई वेदलेम साम्राज्य के नियंत्रण में है। अगर वे चाहें, उदाहरण के लिए इंक्विजिशन हॉल की तरह, वे किसी की भी खेती की ऊर्जा की आपूर्ति को काट सकते हैं। बेशक नकली वेदलेम स्टोन थे, लेकिन ये भी व्यापक रूप से ज्ञात था कि नकली पत्थरों वाले लोग असली वेदलेम स्टोन का उपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति की तुलना में कमजोर थे। रीन ने खुद इसका अनुभव किया था जब वह नकली वेदलेम स्टोन वाले साधकों से मिला था। वे वास्तव में उसी स्तर के किसी भी सामान्य साधक से कम ताकतवर थे क्योंकि नकली वेदलेम स्टोन इस काम के लिए बहुत खराब थे। ये सिर्फ इतना है कि जब वे छोटे थे तो उनके पास कोई विकल्प नहीं था क्योंकि वे सामान्य वेदलेम स्टोन प्राप्त नहीं कर सकते थे। आइए यह न भूलें कि सामान्य वेदलेम स्टोन के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है और बहुत कम लोग उन्हें प्राप्त करते हैं। इससे रीन को अपना अगला सवाल आया, दिव्य क्षेत्र की जनसंख्या। लिसान ब्रह्मांड में कोई भी व्यक्ति साधना कर सकता था, कोई अपवाद नहीं। जाहिर है कि इससे आपको अनगिनत गुना बड़ा साधक मिल गया। उन साधकों में से जो संक्रमण क्षेत्र तक पहुंच सकते थे वे जाहिर तौर पर बहुत अधिक संख्या में थे। आखिरकार उनमें से कई ने अपने दम पर ऊपर चढ़ने का रास्ता खोज लिया, इसलिए देवताओं के क्षेत्र को लगातार पूरे ब्रह्मांड से नए विशेषज्ञ मिलते रहे। निश्चित रूप से यहाँ स्थिति अलग थी। रिफिंडियो ने कहा कि दिव्य क्षेत्र में भी किसी को अपना वरदान स्टोन अर्जित करना पड़ता है। बेशक वे सामान्य लोगों के बजाय दिव्य वरदान स्टोन थे। जहां तक आरोही विशेषज्ञों की बात है, जब आप ब्रह्मांड के पूरे दायरे पर विचार करते हैं तो बहुत सारे नहीं थे। उस प्रक्रिया के बारे में एक लाभ था और रीन ने भी इसे पहचाना। बहुत कम संख्या में नए साधकों के आने से सभी के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध थे, बहुत अधिक। ये कुछ ऐसा था जो जुड़वां भाइयों ने साधकों से बहुत शुरुआती चरणों में देखा था। अधिक संसाधन, बेहतर साधना विधियां और विशेष रूप से एक वेदलेम साम्राज्य प्रणाली जिस तक सीढ़ी वाले सभी लोगों की पहुंच थी। इस ब्रह्मांड में विशेषज्ञों की औसत शक्ति बहुत अधिक मजबूत होने के लिए बाध्य थी और जुड़वां भाइयों ने इसका अनुभव किया। स्वाभाविक रूप से दिव्य क्षेत्र अलग नहीं था। ये इस ब्रह्मांड के दो मुख्य बिंदु थे, बड़ी ताकत वाले विशेषज्ञों की कम संख्या और उनके लिए बहुत सारे संसाधन। ये पूछे जाने पर कि दिव्य क्षेत्र को कैसे नियंत्रित किया जाता है, रिफिंडियो ने स्पष्ट रूप से बताया। सर्वोच्च महल के पास वहां की हर चीज में अंतिम निर्णय था। बेशक वे हर छोटे मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। महल ने समग्र रूप से दिव्य क्षेत्र पर बहुत अधिक प्रभाव वाले मामलों के बारे में बात की। हेवन और अंडरवर्ल्ड के लिए भी यही बात लागू होती है, इसलिए अधिकांश विशेषज्ञ अपना पूरा जीवन सर्वोच्च महल के संपर्क में आए बिना ही बिता देंगे। रिफिंडियो की व्याख्या सुनकर केंटकी उत्सुक हो गया। विशेषज्ञ अपने आप ऊपर नहीं चढ़ सकते, इसलिए अगर कोई नश्वर क्षेत्र में शून्य टेम्परिंग क्षेत्र तक पहुंचने में कामयाब हो जाए तो क्या होगा? क्या नश्वर क्षेत्र के ब्रह्मांड के नियम उन्हें ऊपर चढ़ने के लिए मजबूर नहीं करेंगे? यहाँ रिफिंडियो की तरह ऐसा नहीं था कि इस प्रक्रिया के लिए दिव्य पत्थरों को हासिल करना बिल्कुल असंभव था। रिफिंडियो ने अंत में कंधे उचका दिए। ये वेदलेम स्टोन की एक और विशेषता थी। वेदलेम स्टोन किसी की साधना को संक्रमण क्षेत्र से आगे नहीं बढ़ने देता, चाहे उनके पास दिव्य ऊर्जा हो या न हो। संक्रमण क्षेत्र का चरम चरण वास्तव में उपलब्ध अधिकतम साधना थी और अगर आपने दिव्य वेदलेम स्टोन प्राप्त किया तो आपको वैसे भी वेदलेम साम्राज्य द्वारा दिव्य क्षेत्र में भेजा जाएगा। आपको नश्वर क्षेत्र में आगे बढ़ने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी, जो कि बहुत बुरा था। पूर्ण नियंत्रण की बात करें, रीन टिप्पणी करने से खुद को रोक नहीं सका। केंटकी ने उनसे सहमति जताई। वास्तव में हालांकि इसके अपने फायदे हैं। अतिरिक्त संसाधन ऐसी चीज होगी जिसे घर वापस आने वाले लोग पसंद करेंगे। हालांकि उन्होंने रिफिंडियो के सामने लिसान के बारे में बात नहीं की। खैर, रिफिंडियो ने अब तक जो कुछ भी देखा था उसे पूरा यकीन था कि जुड़वां बच्चों का समूह निश्चित रूप से इस ब्रह्मांड से नहीं था। लेकिन फिर अगर वे इसके बारे में बात नहीं करना चाहते थे तो वह उन्हें मजबूर नहीं करेगा। यह उसकी समस्या नहीं थी। ठीक है, सिस्टम काम करता है, मैं बस इतना ही कह सकता हूँ। तभी रीन को कुछ याद आया। ओह ठीक है, क्या तुम लोगों के पास वेदलेम साम्राज्य के ब्रह्मांडों के बीच यात्रा करने के तरीके हैं? केंटकी की आंखें चमक उठी। उसके माता पिता वेदलेम साम्राज्य के किसी दूसरे ब्रह्मांड में थे, इसलिए उसे यह भी जानना जरूरी था। 4/1 1233 अध्याय 3180 कनेक्शन हमेशा मौजूद रहता है। आपका मतलब है सर्वोच्च महल में? रिफिंडियो ने पूछा। रीन और केंटकी ने सिर हिलाया। वह भी, लेकिन इसकी वास्तव में वहां होने की जरूरत नहीं है। हम किसी भी संभव तरीके के बारे में पूछ रहे हैं। रिफिंडियो ने थोड़ा सोचा। वह ऐसी चीजों के बारे में ज्यादा नहीं जानता था क्योंकि वह वाकई बहुत कमजोर, युवा और उपेक्षित था। उसे दूसरे ब्रह्मांडों की यात्रा करने में क्यों दिलचस्पी होगी? मुझे लगता है कि सुप्रीम पैलेस के पास एक स्पेसशिप है जिसका इस्तेमाल वह आसपास के ब्रह्मांडों में जाने के लिए करता है। जाहिर है, वह सीनियर ट्राइबिया का जहाज है और सिर्फ वही इसका इस्तेमाल करती है। फिर भी अपने 30 साल के जीवन में भी मैंने इसे एक बार भी बाहर जाते नहीं देखा। जहां तक मुझे पता है, पिछली बार जब वह इसे लेकर ब्रह्मांड से बाहर गई थी तब वह 200 साल से ज्यादा समय पहले थी। रीन ने आगे कहा, ठीक है, और इसके अलावा रिफिंडियो ने अपनी आंखों के बीच की जगह को सहलाया, याद करने की कोशिश करते हुए। उसे यकीन था कि उसने इस विषय के बारे में कहीं न कहीं कुछ सुना होगा, लेकिन उसने पहले ध्यान नहीं दिया था। मुझे पता है कि स्थानिक द्वारों के माध्यम से खुद से यात्रा करना भी संभव है, हालांकि अगर आप उस विधि का उपयोग करते हैं तो इसमें हजारों साल लगेंगे। बकवास, मुझे पता है कि एक और तरीका था। वह क्या था? तारांकन आउच, तारांकन। अचानक रीन रिफिंडियो के पीछे आ गया और उसके सिर के पीछे थप्पड़ मारने लगा। तुमने ऐसा क्यों किया? हालांकि ये दर्दनाक था, लेकिन इससे वास्तव में कोई चोट नहीं लगी। फिर उसे लगा कि उसका दिमाग कुछ हद तक साफ हो गया है, जिससे उसे मदद मिली। अब मुझे याद आ गया। रीन मुस्कुराया और केंटकी की पीठ पर लौट आया। मैंने बस थोड़ा सा लाइट एलिमेंट इस्तेमाल किया है, जो आत्मा और शरीर के लिए बहुत अच्छा है। जब मैं चीजें भूल जाता हूं तो ये बहुत मददगार होता है। रिफिंडियो ने सिर हिलाया, समझते हुए। हालांकि उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। क्या थप्पड़ जरूरी था? वास्तव में नहीं। हा, सच में कंधे उचका दिए। भाड़ में जाओ, रिफिंडियो ने गुस्से में गाली दी। रीन फिर भी हंसता रहा, इसलिए रिफिंडियो को अपना संयम वापस पाने में कुछ समय लगा। वैसे भी मैं ये स्पष्ट कर दूं, मुझे वास्तव में यकीन नहीं है कि यह काम करता है या नहीं। ये बस कुछ ऐसा है जो मैंने सुप्रीम पैलेस में वापस जाते समय सुना था। मैंने जो सुना है उसके अनुसार ग्रेट वर्ल्ड शिफ्ट नाम की कोई चीज है। यह एक तरह का टेलीपोर्ट फॉर्मेशन है, लेकिन यह एक ही समय में अंतरिक्ष में दो स्थानों की अदला बदली करता है, रिफिंडियो ने समझाया।
ये कैसे काम करता है? क्या यह मौजूद है? क्या आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या ज़रूरतें हैं? मुझे कोई जानकारी नहीं है। अगर यह मौजूद है तो मुझे नहीं पता कि यह सुप्रीम पैलेस में है या कहीं और। नरक, ये हमारे ब्रह्मांड में भी मौजूद नहीं हो सकता है, जहाँ तक मुझे पता है। सेलेस्टियल सोल डायमेंशनल दायरे के अंदर रीन और यहाँ तक कि ज़ांगेशु भी काफी आश्चर्यचकित थे। तारांकन जोश, तारांकन। ज़ांगेशु बाहर आया और केंचुकी की पीठ पर रीन के साथ बैठ गया। क्या तुमने कहा कि यह अंतरिक्ष में जगह बदलता है? रिफिंडियो ने सिर हिलाया। यही मैंने सुना है। क्यों? क्या ये कोई महत्वपूर्ण बात है? रीन और ज़ांगेशु ने एक दूसरे की तरफ देखा। रीन खास तौर पर ऐसी चीजों के पीछे की परेशानी को जानता था। देखिए, टेलीपोर्ट फॉर्मेशन अंतरिक्ष को मोड़कर काम करते हैं। फिर आप एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अंतरिक्ष में दो बिंदुओं को पार करते हैं। यह एक जटिल विधि है जिसके लिए बहुत तैयारी की आवश्यकता होती है और इसलिए टेलीपोर्ट फॉर्मेशन की आवश्यकता होती है। उच्च स्तरीय विशेषज्ञ बहुत कम दूरी पर टेलीपोर्टेशन कर सकते हैं, आमतौर पर कुछ किलोमीटर से ज्यादा नहीं। लुवान उनमें से एक था, लेकिन अगर लुवान ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करता तो प्रतिद्वंदी विशेषज्ञ अभी भी इसे महसूस कर पाते। उन्होंने आगे कहा, स्थानिक द्वारों के मामले में वे स्थान और समय के ढांचे को मोड़ने के बजाय उनके पीछे एक मार्ग खोलते हैं। यही कारण है कि आप स्थान समय क्षेत्र के नीचे किसी को भी स्थानिक द्वार खोलने में सक्षम नहीं देखते हैं। ऐसा करने के लिए आपको कम से कम स्थान और समय दोनों पर कुछ न्यूनतम नियंत्रण की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि टेलीपोर्ट फॉर्मेशन आमतौर पर बहुत तेज होते हैं। स्थानिक द्वारों के बारे में अच्छी बात यह है कि जब आप पर्याप्त रूप से मजबूत हो जाते हैं तो आपको उन्हें बनाने के लिए फॉर्मेशन की आवश्यकता नहीं होती है। वे बहुत उपयोगी हैं। ज़ांगेशु ने रीन से सहमति जताई। उसने व्यक्तिगत रूप से कभी किसी विशेषज्ञ द्वारा स्थानिक द्वार को खोलते नहीं देखा था, लेकिन उसे इसके पीछे की चाल पता थी क्योंकि वेवलेम नेटवर्क में जानकारी उपलब्ध थी। मास्टर सही कह रहे हैं। अब समस्या ये ग्रेट वर्ल्ड शिफ्टर है जिसके बारे में आपने बात की। चाहे वह टेलीपोर्ट फॉर्मेशन हो या स्थानिक द्वार, वे अंतरिक्ष में हेरफेर करते हैं, लेकिन वे अंतरिक्ष और समय में अंतरिक्ष स्थानों को नहीं बदल सकते। बिल्कुल, रीन ने सिर हिलाया। चाहे आप अंतरिक्ष को कितना भी मोड़ लें, यह एक तथ्य है कि अंतरिक्ष में वह बिंदु अभी भी मौजूद है। आपने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इसे बस फैलाया या सिकुड़ा है, या स्थानिक द्वारों के मामले में आपने इसमें एक छेद खोल दिया है। अंतरिक्ष में दो बिंदुओं को बदलने के लिए चाहे कितना भी हास्यास्पद क्यों न लगे, आपको उनके बीच किसी तरह के कनेक्शन की जरूरत होती है। टेलीपोर्ट संरचनाएं इसे प्राप्त करने के लिए दोनों तरफ की संरचनाओं का उपयोग करती हैं। उच्च स्तरीय विशेषज्ञ जो टेलीपोर्ट करते हैं, वे अपनी दिव्य इंद्रियों, स्थानिक शक्ति, समय शक्ति या किसी अन्य चीज का उपयोग करते हैं, जब तक कि ये दो स्थानों के बीच संबंध बनाने के लिए उनकी जरूरतों को पूरा करता है। स्थानिक द्वार आपको अंतरिक्ष के ढांचे के पीछे यात्रा करने की अनुमति देते हैं, जहां 1 मीटर लाखों, अरबों, खरबों, चौगुने या उससे भी अधिक किलोमीटर के बराबर हो सकता है। जब तक आपको ठीक से पता हो कि आप कहां जाने की कोशिश कर रहे हैं, तब तक दूसरी तरफ से कनेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। बेशक, जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, यह विधि टेलीपोर्ट संरचनाओं की तुलना में बहुत अधिक समय लेती है। यदि आपका ग्रेट वर्ल्ड शिफ्ट फॉर्मेशन वास्तव में अंतरिक्ष में बिंदुओं की अदला-बदली करता है, तो हमें यह जानना होगा कि उस परिणाम को प्राप्त करने के लिए किस तरह के कनेक्शन का उपयोग करता है। सबसे पहले, यह अंतरिक्ष और समय में दो स्थानों को कैसे बदल सकता है? क्या ये दो लक्षित क्षेत्रों को अलग कर देता है? क्या ये सिर्फ एक गलतफहमी हो सकती है? क्या यह एक त्वरित विधि है, या ये स्पेटियल गेट जैसा कुछ हो सकता है, जहां एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यात्रा करने में समय लगता है, लेकिन इस शिफ्ट के मामले में ये तेज है? किसी भी मामले में अंतरिक्ष में दो स्थानों की स्वैपिंग का विचार मेरे दिमाग में काफी हास्यास्पद लगता है। रीन ने पूरा किया। जाहिर है, ज़ांगेशु को भी ऐसा ही लगा। फिर भी रीन और ज़ांगेशु दोनों ही उन संरचनाओं में से एक पर अपनी नजर रखना चाहते थे। यहाँ तक कि सिस्टम की क्षमता भी जुड़वा बच्चों को लिसान ब्रह्मांड में कहीं भी प्रकट होने की अनुमति देती है, जो वास्तव में अंतरिक्ष और समय में एक स्थान की स्थिति को स्वैप नहीं करती है। इसके अलावा उस क्षमता के लिए एक कनेक्शन की आवश्यकता होती है, जो लिसान में रीन, रोआन और लुवान था। यहाँ जब रीन आयामी दायरे में प्रवेश करता है और इसे रोआन के पक्ष में छोड़ देता है, तो रोआन वह कनेक्शन होता है। कनेक्शन हमेशा वहाँ था। बेशक, अगर दो बिंदुओं के बीच संबंधों की बात आती है, तो ऐसा नहीं है कि रीन को इसका अंदाजा नहीं था। वास्तव में उसके पास दो थे। 4/1 1234 अध्याय 3181 वे नहीं जान पाएंगे। लिसान यूनिवर्स में वापस आकर रीन ने दो चीजों के बारे में सीखा। सबसे पहले, संचार की दिव्य नियम विधि। अर्धाकाशीय दिव्य नियमों को नियंत्रित करने के लिए अपने कानूनों की समझ का त्याग करने में सक्षम थे, जिससे उन्हें ब्रह्मांड में किसी भी अन्य अर्धाकाशीय के साथ संवाद करने की अनुमति मिली। वह तत्काल संचार था, इसलिए शायद इस महान शून्य शिफ्टर ने एक समान विधि का उपयोग किया। दूसरी बात जो रीन के दिमाग में आई वह थी सिस्टम का सर्किटरी फॉर्मेशन। इसमें रीन और रोन को 1000 किलोमीटर तक की यादृच्छिक स्थिति में तुरंत टेलीपोर्ट करने की शक्ति थी। इसे किसी भी चीज से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यह इस तथ्य के कारण भी था कि यह पूरी तरह से यादृच्छिक था। इसके अलावा समान दूरी को टेलीपोर्ट करने के लिए आवश्यक ऊर्जा सामान्य टेलीपोर्ट फॉर्मेशन की तुलना में कई गुना बढ़ गई। यदि शिफ्टर एक समान विधि का उपयोग कर रहा है, लेकिन एक स्थान को सटीक रूप से बता सकता है, तो स्थानांतरण को करने के लिए ऊर्जा शायद हास्यास्पद रूप से अधिक थी। रीन, तुमने जरूरी कनेक्शन के बारे में बात की थी, है ना? सिस्टर और अचानक बोली, उसके बारे में क्या? रीन ने वापस पूछा। क्या आप भूल गए? एक ऐसी चीज है जो संभवतः पूरे वेदलेम साम्राज्य ब्रह्मांड में मौजूद है और ब्रह्मांड एक दूसरे से कितनी भी दूर क्यों न हो, तत्काल संचार की अनुमति देती है। रीन को बेवकूफ जैसा महसूस हुआ। ये सही है, वेदलेम साम्राज्य का नेटवर्क, अगर यह शिफ्टर नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा है, हाँ, यही होना चाहिए। हालांकि ज़ांगेशु ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। यह मुझे एक सवाल पर ले आता है जो मेरे दिमाग में तब से था जब मैंने संरचनाओं के बारे में सीखना शुरू किया था। आखिर वेदलेम साम्राज्य एक नेटवर्क सिस्टम कैसे रखता है जो एक साथ इतने सारे ब्रह्मांडों में वास्तविक समय में काम करता है? रीन एक बार फिर अपने पहले सिद्धांत पर वापस गया। आकाशीय नियम, यही एकमात्र संभव उत्तर है। आकाशीय नियम हर जगह मौजूद है, इसलिए अन्य ब्रह्मांडों के बीच भी संबंध संभव होना चाहिए। न तो ज़ांगेशु और न ही रिफिंडियो को कानूनों के बारे में कुछ पता था। बेशक, रिफिंडियो को पता था कि स्पेस टाइम दायरे और उससे ऊपर के उच्च स्तरीय विशेषज्ञ उनका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वह ऐसे दायरे से बहुत दूर था। रीन ने उनकी उलझन देखी और हंसा। हाँ, ठीक है, ये कानूनों के बारे में बात करने का समय नहीं है। तुम दोनों एक दिन समझ जाओगे, बशर्ते तुम समय से पहले न मर जाओ। बेशक। रीन ने मन ही मन ये नोट कर लिया कि जब वह दिव्य क्षेत्र में पहुंचेगा तो इस विषय पर और अधिक जानकारी प्राप्त करेगा। शायद वहां उसे इस शिफ्ट के बारे में और अधिक जानकारी मिल सके। केंटुकी, जिसने इस विषय से ऊब जाने के कारण सब कुछ अनदेखा कर दिया था, आखिरकार बोला, ठीक है, ये बहुत हो गया। रिफिंडियो, अब हमारे साप्ताहिक आदान प्रदान का समय हो गया है। रीन को समझ नहीं आ रहा था कि किस बात पर हंसे या किस बात पर रोए। केंटुकी को पहले तो स्पष्ट रूप से दिलचस्पी थी क्योंकि वे इस शिफ्ट का इस्तेमाल उसके माता पिता के ब्रह्मांड में जाने के लिए कर सकते थे। हालांकि जैसे ही यह एक तकनीकी बातचीत बन गई, वह लगभग सो गया। ओह, रिफिंडियो ने जल्दी से सिर हिलाया। जब से केंटुकी को एक दानव जानवर के रूप में उसके प्रशिक्षण का प्रभारी बनाया गया था, केंटुकी उसे लड़ता था और एक दानव जानवर के रूप में उसकी सभी गलतियों को इंगित करता था। अगर वह काफी अच्छा करता, तो केंटुकी उसे अपने खून की एक और बूंद देने में कोई आपत्ति नहीं करता। रिफिंडियो ने स्पष्ट रूप से सुधार के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। अधिक रीगल ब्लड लाइन, वह इसके लिए कैसे नहीं लड़ सकता था? उन्होंने केंटुकी के निर्देशों का पालन करने और उनसे लड़ने के अलावा कुछ भी नहीं किया है, जब से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की है। इस हद तक कि उन्होंने एक बार भी अपनी सीढ़ी नहीं देखी है। ऐसा लग रहा था जैसे सुप्रीम पैलेस और कैमाज़ोट्स बैट्स अब उस आदमी के लिए मौजूद ही नहीं थे। खैर, रीन ने यह भी अनुरोध किया कि कोई भी उनकी सीढ़ी का उपयोग न करे। वे अंतरिक्ष में कहीं बीच में हैं, ऐसी जगह पर कोई सीढ़ी नहीं होनी चाहिए। इसलिए अगर किसी को यह अजीब लगे, तो नियम यह था कि सीढ़ी हमेशा बंद होनी चाहिए। रीन मुस्कुराया और उन्हें अपनी मर्जी से काम करने दिया। इसमें आमतौर पर कुछ घंटे लगते थे, इसलिए उसे इंतजार करने में कोई दिक्कत नहीं थी। इसके बजाय चूंकि ज़ांगेशु बाहर था, इसलिए रीन ने उसे सिखाने का अवसर भी लिया। तो तुम्हारा स्ट्रिंग रूम कैसा चल रहा है? ज़ांगेशु का आत्मविश्वास एक बार फिर बढ़ गया। तुमने कहा था कि 100 या उससे ज्यादा आवृत्ति वाली तरंग स्ट्रिंग हासिल करना एक बाधा होगी, है ना? हम देखिए और देखिए। ज़ांगेशु ने रन निकाला और अपने नतीजे रीन को दिखाए। रीन ने पहले ही इस लड़के की सटीकता की प्रतिभा से प्रभावित होना छोड़ दिया था। हालांकि काम अभी भी कुछ हद तक अपरिष्कृत था, लेकिन उसने इसे रीन की अपेक्षा से कहीं ज्यादा तेजी से किया, जैसा कि मेरे शिष्य से उम्मीद की जाती है। ज़ांगेशु को रीन की तारीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर कुछ था तो उसे वो अनावश्यक लगता था, ठीक रोआन की तरह। उन दोनों को वाकई ऐसी चीजों की कोई जरूरत नहीं थी।
वीन को कोई आपत्ति नहीं हुई और उसने कुछ बातें बतानी शुरू कर दी। समय बीतता गया, उनका प्रशिक्षण और काम चलता रहा। देखते ही देखते 4.5 साल बीत गए। वीन हर उस पल की साधना करता था जब वह ज़ांग येशु को कुछ नहीं सिखा रहा होता था। उसने रिफिंड्यू से दिव्य क्षेत्र के बारे में और भी सवाल पूछे, लेकिन रिफिंड्यू वास्तव में सामान्य ज्ञान से ज्यादा कुछ नहीं जानता था, जो महल में उसके जीवन का परिणाम था। दूसरी ओर रोहन ने रक्तरेखा को परिष्कृत करना जारी रखा। जिस गति से उसने अपना काम किया वह काफी बढ़ गई और वह अधिकांश समय के लिए कड़ाही को अकेला छोड़ने में सक्षम था। उसने कहा उसने खेती भी की क्योंकि उसके पास करने के लिए और कुछ नहीं था। अंत में क्लोसल इतना करीब पहुंच गया कि केंटकी अपनी आंखों से ही इसे विस्तार से देख पाया। यह अब अंतरिक्ष में सिर्फ एक बिंदु नहीं रह गया था। लगता है हम यही हैं। वीन और अन्य लोगों ने एक ही दिशा में देखा, हालांकि वे 1 घंटे बाद ही उसी विस्तार से देख पाए। इसके बावजूद उन्हें ग्रह तक पहुंचने में अभी भी कुछ समय लगा। यहाँ एक ग्रहीय संरचना है, सिस्टर और ने चेतावनी दी जब वे काफी करीब पहुंच गए। ये स्पष्ट रूप से बहुत बड़ा है, इसलिए इसे हैक करने में कुछ समय लगेगा। वीन ने अपना सिर हिलाया क्योंकि उसकी नजर कुछ और ही थी। एक अंतरिक्ष स्टेशन जहां वे थे वहां से ज्यादा दूर नहीं था। ये काफी बड़ा था और कुछ अंतरिक्ष यान वहां से आते जाते दिखते थे। कोई जरूरत नहीं है, वहां हमारे नए दोस्त शायद हमें वहां ले जाने में कोई आपत्ति नहीं करेंगे। हालांकि उन्हें इसके बारे में पता नहीं होगा। हे 4/1 1234 अध्याय 3182 बड़ी खुशखबरी। वेडलेम साम्राज्य जैसी अत्यधिक उन्नत साधना दुनिया में अंतरिक्ष स्टेशन कोई नई बात नहीं थी। उदाहरण के लिए क्लोजल प्लेनेट में कुल 3 थे, जिनमें से सबसे बड़ा इंक्विजिशन हॉल का हिस्सा था। इसके पास अपनी सुरक्षा संरचनाएं भी थी और इसके पास पहुंचना आसान नहीं था। हालांकि स्पेस स्टेशन डिटेक्शन फॉर्मेशन क्लोजल के आसपास के ग्रहीय फॉर्मेशन जितना बड़ा नहीं था। एकमात्र सवाल यह था कि रिफिंड्यू क्या करना चाहता था। तो जैसा कि वादा किया गया था, केंटकी ने इन पिछले वर्षों में आपकी मदद की और आपने हमें वह सब कुछ बताया जो आप जानते थे। अब हम आखिरकार क्लोजल वापस आ गए हैं। आप बस अपने संचार उपकरण को चालू कर सकते हैं और ग्रह की सुरक्षा बाधा को अपने लिए खोल सकते हैं या किसी को भी आने और आपको लेने के लिए कह सकते हैं। यह रिफिंड्यू लगभग इसके बारे में भूल गया था। आखिरकार 4 साल से ज्यादा समय बीत चुका है, फिर भी वह वास्तव में सुप्रीम पैलेस का सदस्य था। भले ही अब उसे फेंक दिया जाए, लेकिन उसके वंश का पतन हो चुका था। केंटकी के रक्त की बूंदों ने उनकी बहुत मदद की, लेकिन उन्होंने रिफिंड्यू के कैमाजोट्स रक्त रेखा सांद्रता को नहीं बढ़ाया। आखिरकार उनकी रक्त रेखाएं अलग अलग थीं। केंटकी के रक्त ने जो किया वह अजीब आयामी दायरे में घटनाओं के बाद रिफिंड्यू के पास मौजूद थोड़ी सी रक्त रेखा की शक्ति को बढ़ाना था। उस तरफ रिफिंड्यू की कैमाजोट्स रक्त रेखा भले ही वह लगभग खत्म हो गई थी, में एलिमेंटल स्पेस रियलम कैमाजोट्स बैट के समान शक्ति थी। बेशक रिफिंड्यू को अभी भी ऐसे बैट द्वारा बर्बाद कर दिया जाएगा क्योंकि दूसरे हिस्से में इसकी बहुत अधिक सांद्रता थी। तो कुल मिलाकर रिफिंड्यू के रक्त की कुल शक्ति अब वैसी ही थी जैसी कोकुन द्वारा चुराए जाने से पहले थी। शायद थोड़ी ज्यादा ताकतवर भी। यह ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन उसके पास कम था। वीन और केंटकी को उसकी ओर देखते हुए उसके जाने का फैसला करने का इंतजार करते हुए देखकर रिफिंड्यू को आश्चर्य हुआ कि क्या ये वास्तव में सही विकल्प था। लेकिन फिर भले ही वह जाना न चाहता हो, क्या जुमा और केंटकी चाहते थे कि वह यहीं रहे। रिफिंड्यू ने अपनी सीढ़ी निकाली और इतने सालों के बाद उसे फिर से चालू किया, लेकिन वह आंखें भरने से खुद को नहीं रोक सका। मैं समझता हूं, मैं तुम्हारा जिक्र नहीं करूंगा और मैं बस इतना कहूंगा कि मुझे बहुत दूर भेज दिया गया था और मेरी सीढ़ी अब तक काम नहीं कर रही थी या ऐसा ही कोई और बहाना। वीन ने सिर हिलाया। ये सबसे अच्छा है। बेशक आप पर हमारा कोई बकाया नहीं है, इसलिए यदि आप हमारी वापसी की निंदा करना चाहते हैं तो हम वास्तव में इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। फिर भी कम से कम केंटकी के बारे में चुप रहने की कोशिश करें। सुप्रीम पैलेस को उसके अस्तित्व के बारे में बताना आपके लिए बहुत फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि भले ही वे केंटकी पर कब्जा करने में कामयाब हो जाएं, लेकिन आप उसके खून की एक भी बूंद नहीं देख पाएंगे। रिफिंड्यू को ये पसंद नहीं था, लेकिन वह जानता था कि रीन सही था। उसकी स्थिति के कारण कोई भी उसे जानकारी के बदले कुछ नहीं दे सकता था। वे इसे सिर्फ रिफिंड्यू द्वारा अपना कर्तव्य निभाने के रूप में मानेंगे और उसके अस्तित्व को अनदेखा करेंगे। ज्यादा से ज्यादा सुप्रीम पैलेस में उसका पद उससे नहीं छीना जाएगा। खैर ये सब वैसे भी एक बहाना था। सच कहा जाए तो इतने समय के बाद वह केंटकी के काफी करीब पहुंच गया था और उसे लगा कि वह काले और सफेद पक्षी का बहुत एहसानमंद है। यही मुख्य कारण था कि उसने कुछ नहीं कहा। ठीक है, तुम दोनों आगे बढ़ो क्योंकि अंतरिक्ष स्टेशन काफी दूर है। मैं कुछ मिनट इंतजार करूंगा, उसके बाद ही हम। रिफिंड्यू ने अपनी सीढ़ी देखी, जो वेडलेम एम्पायर के सिस्टम से कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। सिग्नल तो मौजूद था, लेकिन वह उसके वेडलेम स्टोन एनर्जी सिग्नेचर को स्वीकार नहीं कर रहा था, जो मूल रूप से नेटवर्क में उसकी आईडी थी। यहाँ क्या हो रहा है? क्या ये टूट गया? वीन और केंटकी ने देखा कि रुकावट है। क्या तुमने खुद को सिस्टम से दूर रखने के लिए कुछ किया है? रिफिंड्यू ने थोड़ा सोचा। मुझे ऐसा नहीं लगता। उस अजीब जगह से जाने के बाद मैंने इसे सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया था। आयामी क्षेत्र ये जांचने के लिए कि हम सौर मंडल में कहाँ हैं। उस समय मैंने किसी अन्य जानकारी तक पहुंच भी नहीं बनाई थी। उसके बाद आपने मुझे इसे बंद करने के लिए कहा और मैंने इसे अब तक चालू नहीं किया है। अपनी सीढ़ी चेक करो, वीन, केंटकी ने किनारे से पूछा। शायद ये समस्या सिर्फ रिफिंड्यू की नहीं है। वीन ने सिर हिलाया। उसके पास डायमेंशनल दायरे में अलग-अलग आईडी पर रजिस्टर्ड कुछ सीडी थी। वेडलेम एम्पायर के पास ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि वह उन सीडी का मालिक है। उसने उनमें से एक सीडी ली जिसका उसने ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया था और उसे फिर से चालू कर दिया। ये बिना किसी समस्या के कनेक्ट हो गई। लगता है कि मेरी अपनी सीडी ठीक काम कर रही है। मैं इस तथ्य को एक तरफ रखूंगा कि आप इसका उपयोग भी कर सकते हैं। रिफिंड्यू ने टिप्पणी की। आखिरकार अगर वीन वास्तव में आईडी की नकल नहीं कर सकता था तो उसने बिना उसके मालिक की मौजूदगी के दूसरी सीडी को कैसे काम करवाया? किसी भी मामले में उसने पहले ही जुड़वा बच्चों के समूह की जांच करना छोड़ दिया था। आखिर मेरी अपनी सीडी काम क्यों नहीं कर रही है? फिर जब वीन नेटवर्क पर अन्य प्रकार की जानकारी जांचने गया तो उसे कुछ ध्यान आया। ओह, हम ये कैसे भूल गए? हम ब्लैक होल या उसके जैसी किसी चीज में गिर गए। हाँ, मैं ब्लैक होल के कारण होने वाले समय के फैलाव के बारे में पूरी तरह से भूल गया था। समय फैलाव। रिफिंड्यू को तुरंत याद आया कि ब्लैक होल के पास वास्तव में ऐसी घटनाएं होती हैं। हम भविष्य में हैं। हमें उस ब्लैक होल में गिरे हुए कितना समय हो गया है? केंटकी भी उत्सुक हो गया और ध्यान से सुनने लगा। देखो और देखो, भले ही हमें लगा कि जब हम निकले गए थे तब सिर्फ 1 या 2 सेकंड ही गुजरे थे, लेकिन 400 साल से ज्यादा समय बीत चुका है। वीन ने उन दोनों को जानकारी दिखाई। डायमेंशनल दायरे के अंदर ज़ांग येशु, सिस्टर और रोआन ने भी इसके बारे में सुना। रिफिंड्यू उलझन में पड़ गया। अब मैं क्या करूं? ठीक है, इसीलिए मुझे ब्लॉक किया गया था। वीन ने उससे सहमति जताई। इसमें कोई संदेह नहीं है। उस दिन आपको शायद मृत मान लिया गया था, इसलिए जब आपके वेडलेम स्टोन सिग्नेचर ने कनेक्ट करने की कोशिश की तो सिस्टम ने तुरंत उसे पहचान लिया और अंततः आपको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। आपको इंक्विजिशन हॉल से बात करनी होगी और उन्हें अपने सुप्रीम पैलेस को रिपोर्ट करवाना होगा कि आप वास्तव में जीवित हैं। खैर, खुद को फिर से स्थापित करना कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। हालांकि रिफिंड्यू थोड़ा उत्साहित लग रहा था। नहीं, मैं मर चुका हूं। हाँ, बढ़िया, मैं उन सब के लिए मर चुका हूं। कितनी अच्छी खबर है। 4/1 1235 अध्याय 3183 एक कीमत है। वीन और केंटकी को आश्चर्य हुआ कि क्या रिफिंड्यू ने अपना दिमाग खो दिया है, खासकर केंटकी ने। मैंने तुम्हें बहुत बुरी तरह नहीं हराया है ना? ओह, रिफिंड्यू ने जल्दी से होश संभाला। ओह, ठीक है, तुम समझ नहीं पा रहे हो कि यह अच्छी खबर क्यों है। तुम देखो, सभी कैमास्टोस बैच हमारे वेडलेम स्टोन आईडी और वेडलेम एम्पायर सिस्टम के माध्यम से सुप्रीम पैलेस से बंधे हैं। मैंने पहले उल्लेख किया था कि शायद मुझे मेरे वंश के नुकसान के कारण पैलेस द्वारा छोड़ दिया जाएगा, है ना? वीन और केंटकी ने सिर हिलाया। रिफिंड्यू ने वास्तव में कई बार शिकायत की और विलाप किया, इसलिए वे वास्तव में इसे अब और नहीं भूल सकते थे। किसी भी मामले में वे बस रिफिंड्यू के अपने स्पष्टीकरण को जारी रखने का इंतजार कर रहे थे। ठीक है, अगर वीन ने जो कहा वह सच है और मैं सिस्टम के लिए मर चुका हूं, तो मैं सुप्रीम पैलेस के लिए भी मर चुका हूं। रिफिंड्यू ने कहा। सुप्रीम पैलेस द्वारा मुझे छोड़ने, निर्वासित करने या जो भी आप इसे कहना चाहें, उसका मतलब यह है कि उसके बाद मेरा जीवन आसान नहीं होगा। संभावना है कि इसके बजाय मुझे मार दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो भी मुझे असफल करार दिया जाएगा, जो अतीत में कई बार अन्य चमगादड़ों के साथ कई अन्य कारणों से हुआ है। रिफिंड्यू ने सबसे महत्वपूर्ण बात बताते हुए कहा, जिन लोगों को इस तरह से ब्रांड किया जाता है उन्हें दिव्य दानव पशु रक्त रेखा संरक्षण समझौते में शामिल नहीं किया जाता है। वीन को इसके बारे में स्पष्ट रूप से पता था।
इस ब्रह्मांड में दिव्य दानव जानवरों की रक्तरेखाएं लूटी नहीं जा सकती और उन्हें केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब दानव जानवर खुद आपको इसे देने के लिए तैयार हो। यही एक कारण था कि रीन ने उनमें से कुछ को पकड़ने और उनसे लूटने के बजाय लावा प्रिस्टीन सैलामेंडर के साथ सौदा करना बेहतर समझा। हालांकि वह परिणामों से नहीं डरता था, लेकिन अनावश्यक हंगामे को रोकना बेहतर था। इसका मतलब यह नहीं था कि आप उनसे वापस लड़ भी नहीं सकते थे। यदि वे अपने क्षेत्रों से बाहर हैं और विशेष रूप से यदि वे पहले कार्य करते हैं तो उन्हें सामान्य दानव जानवर माना जाता है, और यदि वे इस प्रक्रिया में मारे जाते हैं तो यह उनकी गलती है। लेकिन ये भी इसके कारण है कि वे शायद ही कभी बाहर निकलते थे क्योंकि उनका क्षेत्र आमतौर पर उनकी जरूरत की हर चीज प्रदान करता था। हालांकि ग्रिफिंडियो को इस सुरक्षा प्रणाली से हटा दिया जाएगा। ये सबसे बुरी बात नहीं है। सबसे बुरी बात यह है कि एक बार जब आप इस प्रणाली से हटा दिए जाते हैं तो आपका स्थान कीमिया, शिल्पकला और अन्य उद्देश्यों के लिए आपके वंश में रुचि रखने वाली विभिन्न शक्तियों के साथ भी साझा किया जाता है। महल वास्तव में विफल कैमाजोट चमगादड़ों के इधर-उधर भटकने के विचार को पसंद नहीं करता है। आपको संतान पैदा करने की भी अनुमति नहीं है क्योंकि किसी भी संकर कैमाजोट को यह सुनिश्चित करने के लिए तुरंत समाप्त कर दिया जाता है कि वंश शुद्ध रहे। ईमानदारी से कहूं तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। केंटकी ने टिप्पणी की। लिसान में बहुत सी ऐसी नस्लें थीं जो अपने वंश के प्रसार पर रोक लगाती थीं, खासतौर पर दिव्य दानव जानवर। यहाँ ऐसी चीजें क्यों नहीं होंगी? रीन ने कंधे उचका दिए। तो क्योंकि वे पहले से ही तुम्हें मरा हुआ मानते हैं, खासकर जब 400 साल से ज्यादा हो गए हैं, कोई निशान नहीं होगा। तुम्हें बस सावधान रहना है कि तुम खुद को न सौंप दो। ग्रिफिंडियो ने जितना ज्यादा इस बारे में सोचा उसे उतना ही अच्छा लगा। वाकई शायद अब मेरे पास सुप्रीम पैलेस के संसाधन नहीं होंगे, जो कि शुरू में कुछ खास नहीं था। ग्रिफिंडियो ने बड़बड़ाते हुए कहा, जिसे केवल उसने ही सुना था। लेकिन मैं भी अपनी मर्जी से कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हूं। मुझे बस इतना ध्यान रखना है कि मैं कैमाजोट्स बैट न दिखूं। हालांकि यह मुश्किल नहीं होगा। वैसे भी मैं अपनी सारी रक्तरेखा खो चुका हूं। हम कैमाजोट्स बैट दिखने में भी ज्यादातर सामान्य बैट रे से बहुत अलग नहीं है। यह एकदम सही है। रीन और केंटकी ने एक दूसरे को देखा। यह एक अच्छी बात लग रही थी, लेकिन वह एक बात भूल रहा था। यह अच्छा लगता है। हालांकि आप साधना करने और दिव्य क्षेत्र में वापस लौटने की योजना कैसे बना रहे हैं? आपका अंतरिक्ष यान अब नहीं है और आप यह नहीं बता सकते कि आप कौन हैं। ग्रिफिंडियो की खुशी उतनी ही जल्दी खत्म हो गई जितनी जल्दी वह दिखाई दी थी। मैं इसके बारे में भूल गया। रीन ने एक और मुद्दा भी जोड़ा। बस इतना ही नहीं, अगर आप अपनी सीडी का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आपको वर्ले एम्पायर के सिस्टम तक पहुंच नहीं मिलेगी। क्या आप इसके बिना सामान्य रूप से रह सकते हैं? ग्रिफिंडियो को दिव्य क्षेत्र वाले हिस्से की ज्यादा चिंता थी। मुझे सीडी न होने से कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे खराब स्थिति में मैं अपने लिए एक शिष्य पा सकता हूं और उनसे अपनी समस्याओं के लिए सीडी का इस्तेमाल करवा सकता हूं। लेकिन दिव्य क्षेत्र वाला हिस्सा वह थोड़ा जटिल होगा। आइए हम यह न भूलें कि ग्रिफिंडियो ने यहां आने के दौरान जुड़वा बच्चों के समूह को क्या समझाया था। इस ब्रह्मांड में उत्थान जैसी कोई चीज नहीं है। आपको दिव्य वेदलेम स्टोन प्राप्त करना होगा और फिर आपको वेदलेम साम्राज्य की सेनाओं द्वारा दिव्य क्षेत्र में लाया जाएगा। हालांकि केंटकी ने एक निकास मार्ग बताया। ठीक है, कोई उत्थान नहीं होने का कारण यह है कि जब कोई दिव्य वेदलेम स्टोन प्राप्त करता है तो उसे तुरंत दिव्य क्षेत्र में लाया जाता है ना? क्या होगा यदि आप यहां शून्य टेम्परिंग क्षेत्र साधना तक पहुंच जाते हैं? क्या इस ब्रह्मांड के नश्वर क्षेत्र के नियम आपको अभी भी दिव्य क्षेत्र तक नहीं ले जाएंगे? ग्रिफिंडियो ने केंटकी की ओर देखा, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। मुझे वास्तव में नहीं पता। मैंने नश्वर क्षेत्र में शून्य तापमान क्षेत्र तक पहुंचने वाले किसी व्यक्ति के बारे में नहीं सुना है। आखिरकार दिव्य वेदलेम स्टोन के बिना ऐसा करना संभव है। जाहिर है कि मेरे पास खुद एक दिव्य वेदलेम स्टोन है, इसलिए अगर मुझे पर्याप्त समय मिले तो मुझे लगता है कि मैं शून्य तापमान क्षेत्र तक आसानी से पहुंच सकता हूं। लेकिन क्या मैं ऐसे मामले में चढ़ पाऊंगा? मैं वास्तव में नहीं कह सकता। फिर उसने रीन और केंटकी की ओर देखा। तुम्हारे बारे में क्या? तुम यहां से दिव्य क्षेत्र में जाने का इरादा कैसे कर रहे थे? रीन ने थोड़ा सोचा। सबसे पहले हम सिर्फ शून्य तापमान क्षेत्र में पहुंचेंगे और देखेंगे कि क्या हमें नश्वर क्षेत्र के नियमों द्वारा वहां धकेला जाता है। अगर यह काम नहीं करता है तो हम इसके बारे में बाद में सोच सकते हैं। रीन के पास कुछ विचार थे, लेकिन उसने अभी उन पर ध्यान नहीं दिया। सबसे पहले रॉन को गोलियां खत्म करनी थी। ग्रिफिंडियो ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा। अरे एहम, क्या तुम मुझे विमान तक जाने में मदद करने में कोई आपत्ति नहीं करोगे, है ना? रीन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम्हें मेरे पॉकेट डायमेंशनल दायरे में रहना होगा और इसकी एक कीमत है। 4/1 1235 अध्याय 3184 संदेह का लाभ। और दिव्य पत्थर? ग्रिफिंडियो ने पूछा। वह पहले से ही अपने स्थानिक वलय में बचे हुए पत्थरों की गिनती कर रहा था। हालांकि रीन ने अपना सिर हिलाया। हमने अपने शरीर को पहले से ही दिव्य ऊर्जा के अनुकूल बना लिया है। अधिक दिव्य पत्थर अच्छे होंगे, लेकिन हमें अब उनकी उतनी जरूरत नहीं है। मुझे बस इतना चाहिए कि आप मुझे बताएं कि आप उस नाजुक आयामी क्षेत्र में उस कोकुन राक्षस को कैसे ढूंढ पाए। ग्रिफिंडियो उलझन में पड़ गया। अच्छा, मैं एक चमगादड़ हूं, तुम्हें पता है। मैंने स्पष्ट रूप से इकोलोकेशन का उपयोग किया है। हालांकि रीन इस बारे में बात नहीं कर रहा था। यह बिल्कुल सही नहीं है। अगर किसी तरह की ध्वनि का इस्तेमाल किया गया होता तो मैं अपनी आध्यात्मिक समझ से उसे पहचान लेता। ये कुछ और ही था। ओह, ग्रिफिंडियो समझ गया। वास्तव में यह अलग था। हम कैमाजोट्स बैट्स के पास एक विशेष प्रकार की ध्वनि होती है जिसे पकड़ा नहीं जा सकता। केवल हमारे जैसे अन्य कैमाजोट्स बैट्स ही इसे सुन सकते हैं, जो इकोलोकेशन के लिए एकदम सही है। यह ऐसी चीज है जो हमसे लगभग किसी भी चीज को छिपाना असंभव बना देती है। तब भी नहीं जब हम आवाजों को रोकने और दबाने की कोशिश करें। केंटकी ने भी उत्सुकता से पूछा। ग्रिफिंडियो ने सिर हिलाया। बिल्कुल, हम जिस तरह की ध्वनि उत्पन्न करते हैं वह सामान्य ध्वनियों के समान तर्क का पालन नहीं करती है। ये ध्वनि ऊर्जा और रक्त शक्ति का मिश्रण है। आप इसे केवल इसलिए नहीं रोक सकते क्योंकि इसे रोका नहीं जा सकता। ये काफी उपयोगी है क्योंकि एक युवा कैमाजोट चमगादड़ को भी हमारे ब्रह्मांड में उच्चतम स्तर के विशेषज्ञों का पता लगाने में कोई परेशानी नहीं होगी। केवल वही लोग हैं जो हमारे कैमाजोट इकोलोकेशन द्वारा पता लगाए जाने से बच सकते हैं। वे अन्य कैमाजोट चमगादड़ हैं। ग्रिफिंडियो ने रीन के उत्सुक भाव को देखा और आभारी। ऐसा कहा, ये कुछ ऐसा नहीं है जो मैं तुम्हें सिखा सकता हूं। हमारे इकोलोकेशन का उपयोग करने के लिए तुम्हें कैमाजोट्स बैट के रूप में पुनर्जन्म लेना होगा। रीन ने कंधे उचका दिए। ठीक है, अभी इसकी गारंटी नहीं है। चलो एक सौदा करते हैं। कुछ समय के लिए हमारे साथ रहो और मैं इस कैमाजोट्स बैट क्षमता की नकल करने का एक तरीका खोजने की कोशिश करूंगा। रीन को इसमें बहुत दिलचस्पी थी। ये तथ्य कि यह ऐसी किसी भी चीज का पता लगा सकता है जिसे उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा, प्रकाश तत्व, आत्मीयता और आत्मा शक्ति स्कैन नहीं लगा सकता, बहुत वांछनीय था। एक व्यक्ति की प्राकृतिक स्थानिक धारणा भी थी, लेकिन इसकी सीमा काफी छोटी थी, यहाँ तक कि दिव्यता क्षेत्र में भी। ग्रिफिंडियो का विशेष इकोलोकेशन बहुत दूर तक पहुंचता हुआ प्रतीत होता था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि यदि जुड़वां समूह को फिर से उस कोकुन राक्षस जैसा कुछ मिलता है जिसे वे बिल्कुल भी नहीं पकड़ सकते थे, तो ग्रिफिंडियो जैसी क्षमता होना चाहोगा। ग्रिफिंडियो ने थोड़ा सोचा। कितनी देर तक? शुरू करने के लिए जब तक हम दिव्य क्षेत्र में नहीं पहुंच जाते तब तक क्या होगा? रीन ने पूछा। ग्रिफिंडियो को यह स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल लगा, लेकिन आप अभी भी संत दायरे में हैं। संक्रमण दायरे के शिखर और फिर शून्य टेम्परिंग दायरे तक पहुंचने में आपको कितने साल लगेंगे? सबसे पहले, क्या आपके पास पार करने के लिए दिव्य वेदलेम स्टोन भी है? हमारे पास पत्थर हैं, रीन ने पुष्टि की। खैर, उनके पास सिस्टम था जो और भी बेहतर था। क्या आप भूल गए कि हम एक समय बहुत उच्च स्तर के विशेषज्ञ थे? ओह, ग्रिफिंडियो को याद आया। ये वही था जिसने कहा था कि उसे विश्वास नहीं था कि जुड़वां बच्चों का समूह केवल सेंट्रियल विशेषज्ञ थे। जहां तक समय की बात है, रीन ने आगे कहा, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। सेलेस्टियल सोल डायमेंशनल दायरे के अंदर रोआन अभी भी सैलामेंडर के खून पर काम कर रहा था। वह लगभग काम पूरा कर चुका था और गोलियां बनाने वाला था। लेकिन पहले उन्हें क्लोजर लौटना था ताकि वह कुछ अन्य सामग्री इकट्ठा कर सके। इसके अलावा उनका कार्य के साथ एक समझौता है और वे अपने वचन से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कार्य की मदद के बदले में उसे इस ग्रह से दूर ले जाने का वादा किया। ग्रिफिंडियो ने सोचा कि उसे क्या हासिल करना है और क्या खोना है, और अंत में रीन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो चलो जैसा तुमने कहा वैसा ही करते हैं। ठीक है, हम ग्रह पर कैसे जाएंगे? मैं तुम्हें और केंटकी को अपने पॉकेट डायमेंशनल दायरे में भेजूंगा। मैं अंतरिक्ष स्टेशन पर अकेला जाऊंगा, रीन बोला। आमतौर पर ग्रिफिंडियो ऐसी किसी भी बात से इनकार कर देता था क्योंकि वह अपने पॉकेट डायमेंशनल दायरे में रीन की दया पर निर्भर होता। लेकिन फिर जुड़वां और केंटकी उसे पहले ही कई बार मार सकते थे, तो अब तक इंतजार क्यों किया जाए? बहुत अच्छा।
रीन मुस्कुराया, ये देखकर खुश हुआ कि रेफिन्डियो को उस पर शक नहीं था। अपने हाथ की एक लहर के साथ रेफिन्डियो अपने आयामी दायरे में गायब हो गया। फिर भी केंटकी को दूर भेजने से पहले केंटकी रीन से कुछ और पूछना चाहता था। रीन, मुझे पता है। रीन ने केंटकी को बात पूरी नहीं करने दी। अगर रेफिन्डियो बदले में एम्पायर सिस्टम के लिए मर चुका है, तो ये समझ में नहीं आता कि वह भी अपने दिव्य पत्थरों या आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा से दिव्य ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है। जब वह उस नाजुक आयामी क्षेत्र से बाहर निकला था, तो उसे अपनी सीढ़ी के साथ सिस्टम तक पहुंच मिली थी। यहाँ आने के रास्ते में ही इसे ब्लॉक कर दिया गया था। सिद्धांत रूप में अगर बदले में एम्पायर सिस्टम को लगा कि कुछ गड़बड़ है, तो उसे साधना ऊर्जा को अवशोषित करने की उसकी क्षमता को भी ब्लॉक कर देना चाहिए था। केंटकी को ये बात पसंद नहीं आई। तो वह कुछ छिपा रहा है। रीन को पक्का पता नहीं था। वह छोटा है, इसलिए मुझे यह मानना मुश्किल लगता है कि रॉन और मैं यह नहीं पहचान पाई कि वह झूठ बोल रहा था या नहीं। तुम भी इतने सालों में झूठ पकड़ने में काफी माहिर हो गए हो, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि वह तुमसे झूठ बोल रहा था, है ना? केंटकी ने उन पलों के बारे में सोचा जब उसने रेफिन्डियो से बात की थी। वास्तव में ऐसा नहीं हुआ था। अभी के लिए चलो उसे संदेह का लाभ देते हैं। मुझे वास्तव में उसके कैमाजोट से कुछ स्थान में दिलचस्पी है। रीन ने निष्कर्ष निकाला। वैसे भी आयामी दायरे में वापस जाओ। मैं ग्रह में प्रवेश करने वाले उन अंतरिक्ष यानों में से एक में घुसने जा रहा हूँ। एक बार जब हम जमीन पर होंगे तो मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। तारांकन जोश, तारांकन। केंटकी गायब हो गया और रीन अपने प्रकाश और दिव्य भावना झुकने कौशल का उपयोग करते हुए अंतरिक्ष स्टेशन की ओर दूर चला गया। एक बार जब वह काफी करीब पहुंच गया, तो सिस्टर ऑर्ड ने कार्रवाई की, इसके पता लगाने और सुरक्षा गठन को हैक कर लिया। ग्रह एक की तुलना में इस छोटे से अंतरिक्ष स्टेशन से गुजरना काफी आसान और तेज था। अंत में उसने एक सवारी की और एक बार क्लोसल वापस आ गया। दोबारा 4/1 1236 अध्याय 3185 4.5 साल। रीन उस क्षेत्र को छोड़ने में अधिक सावधान था जहां अंतरिक्ष यान उतरा था। अंतरिक्ष स्टेशन में शायद बहुत अधिक सुरक्षा नहीं रही होगी क्योंकि कोई भी बाहर से आने वाले हमलों की उम्मीद नहीं करता है। हालांकि नीचे जमीन पर आप कभी नहीं जानते कि कुछ प्रतिद्वंद्वी शक्तियों के पास कुछ मूर्खतापूर्ण विचार हो सकते हैं। अंतरिक्ष स्टेशनों में से एक इंक्विजिशन हॉल से था, लेकिन अन्य दो शक्तियों के थे जो इससे संबंधित नहीं थे। रीन ने कुछ ट्रांजिशन रियल स्पिरिचुअल सेंस की मौजूदगी महसूस की जो सभी लैंडिंग साइट के काफी करीब थे। सौभाग्य से वे उसके दिव्य सेंस बैंडिंग स्किल को भेदने के लिए पर्याप्त करीब नहीं थे। उसे नंगी आंखों से देखना और भी मुश्किल था क्योंकि वह अपने आसपास की रोशनी को भी मोड़ देता था। जिस जगह पर वह खुद को पाया उसे योनिक्सिस देश कहा जाता है, जो योनिक्सिस संप्रदाय द्वारा नियंत्रित था। यह संप्रदाय विश्व विभाजन संप्रदाय की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था। उदाहरण के लिए इस तथ्य से आसानी से देखा जा सकता है कि उनके पास अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन था। लैंडिंग साइट से भागने के बाद रीन योनिक्सिस सिटी की राजधानी में पहुंच गया। वह तुरंत वहां से नहीं निकला। इसके बजाय उसने अपने लिए एक कमरा किराए पर लिया और अपनी एक और नकली आईडी का इस्तेमाल करके सभी को फिर से बाहर निकाला। ठीक है सब लोग, हम यहाँ हैं। रेफिन्डियो ने खिड़की से केंटकी को देखा जो अपने मानव रूप में था। योनिक्सिस कैपिटल है ना? रेफिन्डियो ने पूछा। रीन ने सिर हिलाया। आखिरकार मैं उनके अंतरिक्ष यान में से एक का उपयोग करके नीचे आया था। रेफिन्डियो, मैं यात्रा के दौरान तुम्हें अपने और केंटकी के साथ रहने के लिए कहूंगा, अपने इकोलोकेशन का उपयोग करके ये सुनिश्चित करने के लिए कि हमारा पीछा नहीं किया जा रहा है या ऐसा कुछ नहीं है। कोई समस्या नहीं। रेफिन्डियो को भी यही उम्मीद थी, ये देखते हुए कि रीन उसकी क्षमता में कितनी दिलचस्पी दिखा रहा था। वह बाहर रहना भी पसंद करता था। जब वह सेलेस्टियल सोल डायमेंशनल दायरे में दाखिल हुआ तो सिस्टर ऑर्ड ने उसे ऐसा बना दिया कि वह अपने आगमन स्थान से कुछ मीटर से ज्यादा दूर कुछ भी न देख सके और न ही महसूस कर सके। इसमें उसका विशेष इकोलोकेशन भी शामिल था। वह ज्यादा हिल भी नहीं सकता था, इसलिए यह बहुत ही सीमित था। क्षेत्र में अपनी आध्यात्मिक भावना को फैलाते हुए केंटकी टिप्पणी करने से खुद को रोक नहीं पाए। साधक काफी उत्साहित लग रहे हैं। रीन ने पहले ही ये देख लिया था। उसने अपनी सीडी निकाली और उन्हें दिखाया। अच्छा, जाहिर है, यहाँ देखिए कि अब से 1 साल से भी कम समय में क्या होने वाला है। केंटकी और रेफिन्डियो ने एक नजर डाली। निश्चित रूप से दिव्य बर्डलेम स्टोन प्रतियोगिता बहुत करीब थी। ब्लैक होल द्वारा निकले जाने के बाद वास्तव में 400 से अधिक वर्ष बीत चुके थे। क्या ये बहुत ज्यादा संयोग नहीं है? रेफिन्डियो को इस प्रतियोगिता में कोई दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि उसके पास पहले से ही दिव्य बर्डलेम स्टोन था, लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि समय बहुत संदिग्ध था। रीन ने इस बारे में सोचा। वास्तव में वह ब्लैक होल या जो भी था, वह हमारे लिए समय का विस्तार था, लेकिन प्रतियोगिता से कुछ साल पहले ही उसका हमें बाहर निकालना अजीब लग रहा था। आइए उस स्मारक को न भूलें जो क्लोसल को किसी तरह की घटना के लिए मुख्य ग्रह के रूप में दिखाता है। शायद वे जुड़े हुए हैं या शायद उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मेरी तरफ मत देखो, रेफिन्डियो ने आश्वासन दिया। जब मैं तुम्हें खोजने आया था तो मैंने दिव्य बर्डलेम स्टोन प्रतियोगिता पर ध्यान नहीं दिया था। क्या वास्तव में कुछ होने वाला है या नहीं, मुझे नहीं पता। चिंता मत करो, रीन ने कोई आपत्ति नहीं जताई। हमें भी इसकी कोई परवाह नहीं है। रीन, उसे फोन करना मत भूलना, केंटकी ने तुरंत चेतावनी दी। रीन ने अपनी सीडी निकाली और उसमें सेव किए गए नंबरों में से एक को चुना। आशा करते हैं कि इतने सालों बाद भी कार्य पकड़ा न गया हो। सबसे पहले रीन ये सुनिश्चित करना चाहता था कि कार्य ठीक है। उसके बाद वह रॉन को गोली की बाकी सामग्री इकट्ठा करने में मदद करेगा। क्या बकवास है, मैं तो यह नंबर पहचान ही नहीं पाया। इतने सालों तक तुम कहाँ थे? रीन खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। हाँ, सॉरी, हमारे बीच कुछ समस्याएं थीं और हम 400 साल आगे की यात्रा पर चले गए। आप कैसे हैं? क्या आपको पकड़ लिया गया है या कुछ और? भविष्य की यात्रा की ये कैसी बकवास है? तुम्हें पता है, इसे भूल जाओ। जल्दी करो, तुम्हारा अंतरिक्ष यान कहाँ है? प्रतियोगिता शुरू होने से पहले हमें निकल जाना चाहिए। हाल ही में चीजें बहुत अजीब हो गई हैं और मेरा ये पता लगाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ। रीन ने अपना सिर हिलाया। हमारे पास कोई अंतरिक्ष यान नहीं है। सच कहूं तो हम थोड़ी देर बाहर घूमने के बाद अभी क्लोसल पहुंचे हैं। लेकिन चिंता मत करो, हम तुम्हें वादे के मुताबिक वापस ले आएंगे, अन्यथा हम क्लोसल वापस भी नहीं आते। कारिब ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, ये सोचते हुए कि क्या ये सच है। फिर भी वे वापस आ गए थे, इसलिए कम से कम ये कुछ तो था। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि रोहन ने उस समय उनकी साधना तकनीक और प्रशिक्षण में उनकी बहुत मदद की थी। ठीक है, जब आप तैयार हो तो मुझसे संपर्क करें। मैं इतने समय से छिपा हुआ हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ नहीं किया। साथ ही कारिब आगे बोलने से पहले एक पल के लिए रुका। रोहन से कहो कि मैं आभारी हूं। उसके लिए धन्यवाद। मैं पिछले सैकड़ों वर्षों में संक्रमण क्षेत्र के चरम चरण तक पहुंच गया हूं। जब जुड़वां बच्चे अतीत में उनसे मिले थे तब कारान अंतिम चरण में था। तो वह कहता है, रीन ने उनके कनेक्शन के माध्यम से रोहन को संदेश दिया। जो भी हो, और रोहन ने उत्तर दिया, ये सब एक सौदा था, बस इतना ही। रीन के चेहरे पर एक चंचल मुस्कान उभरी। रोहन ने कहा कि उसे आपकी उपलब्धियों पर बहुत गर्व है। तुमने उसकी उम्मीदों को पार कर लिया है और अब उसे लगता है कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। रोहन का मुंह फड़क उठा। आखिर तुम्हें क्या हो गया है? बहुत सी बातें। हाँ, रीन ने जवाब दिया और रोहन से अपना संपर्क तोड़ दिया। कारिब ने उस समय रोहन के साथ कुछ समय बिताया था, इसलिए उसे इस बात पर विश्वास करना कठिन लगा। जरूर, आप जो भी कहें। अब जब रीन को पता चल गया कि कारिब ठीक है, तो उसने विषय बदल दिया। वैसे यह मत भूलो कि तुमने हमें दिव्य बर्डलेम स्टोन देने का वादा किया था। तुमने बताया था कि तुम्हें पता है कि इस ग्रह पर उन्हें कहां से प्राप्त किया जाता है। जब तुम तैयार हो जाओगी तो मैं उन्हें ले आऊंगी। जाहिर है, ये प्रतियोगिता से पहले ही होना चाहिए। रीन ने सिर हिलाया। ठीक है, तो हाल की घटनाओं के बारे में क्या? जब तुमने कहा कि हाल ही में चीजें अजीब हुई हैं तो तुम्हारा क्या मतलब था? कारिब ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा कि 4.5 साल पहले शुरू हुआ था। 4/1 1236 अध्याय 3186। ये कैसे हुआ? 4.5 साल। रीन, केंटकी और रेफिन्डियो ने एक दूसरे की तरफ देखा। यही वह समय था जब उन्हें ब्लैक होल से बाहर फेंक दिया गया था। कारिब ने आगे कहा, तब से इंक्विजिशन हॉल ने मांग की है कि सभी ट्रांजिशन रियल विशेषज्ञ, चाहे वे प्रतियोगिता में भाग लेने का इरादा रखते हो या नहीं, उन्हें अपनी स्थिति की रिपोर्ट करनी होगी। जो लोग अपनी शक्तियों के नेता थे या जिनके पास कोई महत्वपूर्ण पद था, उन्हें भी अपनी सेनाओं के बारे में सब कुछ रिपोर्ट करना था। क्या ये कुछ अजीब है? केंटकी को इसमें कोई समस्या नजर नहीं आई। इंक्विजिशन हॉल में निश्चित रूप से वह शक्ति थी।
हालांकि इसका जवाब देने वाला रीन ही था। केंटकी, हर किसी के पास सामान्य वेदलेम स्टोन्स होते हैं। वे वेदलेम स्टोन्स हर बार जब वे अपने संचार उपकरणों का उपयोग करते हैं तो वेदलेम एम्पायर सिस्टम से जुड़ जाते हैं। इंक्विजिशन हॉल ऐसी जानकारी क्यों मांगेगा? वे इस ग्रह पर वेदलेम सिस्टम में सब कुछ जांच सकते हैं। बिल्कुल, कारिव ने रीन से सहमति जताई। जहां तक मुझे पता है, इंक्विजिशन हॉल को वेदलेम सिस्टम में इस तरह की जानकारी तक पहुंच मिलनी चाहिए। बेशक, मैं सिर्फ इसी वजह से किनारे पर नहीं हूं। केव ने आगे कहा, अजीब बात यह है कि इंक्विजिशन हॉल ने हाल ही में सभी स्तरों के बहुत से विशेषज्ञों की भर्ती शुरू की है। मेरे भाई की तरह वे अपनी स्वतंत्र इच्छा खो देते हैं। मैंने उनके समूह के एक कमजोर सदस्य को पकड़ा और उसकी याददाश्त पड़ी, लेकिन यह संभव था। जैसे ही मैंने कोशिश की, उस आदमी का सिर फट गया। यह बहुत अच्छा दृश्य नहीं था। आखिरी लेकिन कम महत्वपूर्ण नहीं, ग्रह के चारों ओर हजारों अलग-अलग संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। वेदलेम सिस्टम में दी गई जानकारी के अनुसार इन संरचनाओं का उपयोग अगले वेदलेम दिव्य पत्थर प्रतियोगिता में किया जाएगा। तारांकन जोश, तारांकन, तुरंत ही जांगेशु प्रकट हुआ। तुम्हें सच में विश्वास नहीं है ना? ओह, वह बच्चा कौन है? रीन ने जांगेशु के सिर पर हाथ फेरा। वह मेरा छोटा शिष्य है। वह प्यारा है, क्या तुम्हें नहीं लगता? जांगेशु की कोहनी तुरंत ही रीन की छाती की दिशा में चमक उठी और उसने बिजली के तत्व का उपयोग करके यथासंभव तेजी से प्रहार किया। तारांकन झपटना, तारांकन। दुर्भाग्य से रीन ने उसे अपने दूसरे हाथ से आसानी से रोक लिया। दुर्भाग्य से वह शर्मिला भी है। देखा, पिताजी को नहीं पता कि जब वह दिन आएगा जब उसे अपनी पत्नी ढूंढनी होगी तो वह क्या करेगा। भाड़ में जाओ। जांगेशु लगभग भड़क गया। मेरे पिता कौन है? अभी मर जाओ। नहीं, पहले मुझे अपनी सारी जानकारी दो, फिर तुम मर सकते हो। हाँ, रीन और भी हंसा, लेकिन उसने बच्चे को चिढ़ाना बंद कर दिया। ठीक है, कारिव, कृपया जारी रखें। कारिव को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे, लेकिन यह उसकी समस्या भी नहीं थी, इसलिए उसने उन हरकतों को नजरअंदाज करने का फैसला किया। एरर, ठीक है, वैसे भी मुझे सच में नहीं लगता कि उन संरचनाओं का इस्तेमाल अगली प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। हमारे यहाँ हर 1000 साल में एक प्रतियोगिता होती थी और कभी इतने सारे संसाधनों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी। उनमें से हर संरचना बेहद विशाल है, जो सैकड़ों किलोमीटर तक फैली हुई है। जांगेशु ने रीन की उपेक्षा की और पुनः अपना उपकरण निकाला, वही उपकरण जिसका उपयोग उसने क्लोसल में टेलीपोर्ट संरचनाओं के स्थानिक हस्ताक्षरों को खोजने के लिए किया था। तारांकन भनभनाना, तारांकन पैक, तारांकन। फिर भी जैसे ही उसने इसे चालू किया, यह ओवरलोड हो गया, इसके सर्किट रन जलने लगे। ठीक पहले अंदर कुछ फटने की आवाज सुनाई दी। हे भगवान मां, जांगेशु ये देखकर हैरान रह गया। रीन ने अपनी आंखें से खोल ली। आसपास के क्षेत्र में अंतरिक्ष शक्ति पागलों की तरह बढ़ रही है। क्या ऐसी बात संभव है? जांगेशु आश्चर्य करने से खुद को रोक नहीं सका। केंटुकी ने उत्तर दिया, ओह, कोई समस्या नहीं है। अगर मैं अपने चरम पर होता तो मैं अकेले अंतरिक्ष शक्ति पर अपने नियंत्रण से इस ग्रह को गायब कर सकता था। अंतरिक्ष शक्ति के प्रवाह को बढ़ाने के बारे में भूल जाओ। जांगेशु और रिफिंडियो को पहले से ही पता था कि केंटुकी एक दिव्य क्षेत्र है, इसलिए ये कल्पना करना मुश्किल नहीं था। खैर, शायद जांगेशु के लिए, जिसने कभी भी संक्रमण क्षेत्र से ऊपर किसी को नहीं देखा था। रीन ने अपना सिर हिलाया। यहाँ बात यह नहीं है, उस समय के बारे में सोचना व्यर्थ है जब हम अधिक शक्तिशाली थे। इसके बजाय आपको यह समझना होगा कि इस तरह का प्रवाह वास्तव में नश्वर क्षेत्र में किए जा रहे किसी काम के लिए शक्तिशाली है। रीन अपनी सीढ़ी की ओर मुड़ा। वास्तव में इस तरह के प्रवाह के साथ मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर कुछ स्थानिक दरारें दिखाई दें। बिल्कुल जैसा आपने कहा, कारिव ने रीन के शब्दों की पुष्टि की। अंतरिक्ष में स्थानिक दरारें और दरारें होने की रिपोर्टें हैं जो पूरे ग्रह पर दिखाई दे रही हैं। ऐसे बहुत से नहीं हैं और वे आमतौर पर अधिकतम कुछ सेकंड तक ही चलते हैं। हालांकि जो लोग उस समय इतने बदकिस्मत थे कि वे करीब थे, उनका अंत अच्छा नहीं हुआ। कुछ ऐसे भी थे जो पहले बंद नहीं हुए और उन्हें खत्म करने के लिए इंक्विजिशन हॉल को हस्तक्षेप करना पड़ा। खैर, उन्होंने इन समस्याओं के बारे में सारी जानकारी दबा दी। मैं उनके बारे में केवल इसलिए जानता हूं क्योंकि मेरे पास अभी भी अपने संपर्क हैं। अन्य ग्रहों की भी जांच करो। रोआन की आवाज रीन के दिमाग में गूंजी। वास्तव में रीन ने भी यही सोचा था। कारिव, क्या सौरमंडल के अन्य ग्रहों पर भी ऐसी ही तैयारी के बारे में कोई जानकारी है? यह मुझे पक्का नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं जांच सकता हूं। क्या तुम मुझे 1 घंटा दे सकते हो? कारिव को लगा कि यह एक महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए उसने मदद करने का फैसला किया। रीन ने सिर हिलाया और कॉल खत्म कर दी। वह कमरे के बिस्तर पर बैठ गया जबकि रिफिंडियो और बाकी लोग इंतजार कर रहे थे। रिफिंडियो अब तक सबसे कम दिलचस्पी रखने वाला व्यक्ति था। वह पहले ही निकल जाना चाहता था और केंटकी के साथ खेती या प्रशिक्षण करना चाहता था। जांगेशु को इस बात की ज्यादा परवाह थी कि उन संरचनाओं का उपयोग किस लिए किया जाएगा, बजाय इसके कि वे इस ग्रह को क्या नुकसान पहुंचा सकती हैं। केंटकी के लिए वह शायद गिर जाएगा। जल्दी ही सो जाओ। कुछ बेहतर करने के बिना रीन ने अपनी सीडी का उपयोग अगले दिव्य वेदलेम स्टोन प्रतियोगिता के बारे में जानकारी की जांच करने के लिए किया। ग्रह के चारों ओर हर कोई इसके बारे में काफी उत्साहित था, इसलिए ग्रह के वेदलेम नेटवर्क में बहुत सारी जानकारी थी। तभी उन्होंने समाचार में किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। इंक्विजिटर फोलियाना नासेफिल उर्फ कैलामिटी अगले दिव्य वेदलेम स्टोन कॉन्टेस्ट के दौरान जजिंग बोर्ड में शामिल होने की उम्मीद है। इंक्विजिशन हॉल में फोलियाना का उत्थान उल्कापिंड जैसा था। उसकी साधना जल्दी ही क्लोजल प्लैनेट के इंक्विजिशन हॉल के विभिन्न नेताओं के बराबर पहुंच गई। वह इंक्विजिशन हॉल की सबसे भरोसेमंद अधीनस्थों में से एक है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वह एक दिन क्लोजल प्लैनेट के इंक्विजिशन हॉल की बागडोर संभाल सकती है और फिर अपने कार्यकाल के अंत में आरोहित हो सकती है। रीन ने अपनी आंखें से खोल ली। वहां फोलियाना की कई तस्वीरें और रिकॉर्डिंग थी, इसलिए कोई संदेह नहीं था। इंक्विजिशन हॉल में फोलियाना, ये कैसे हुआ? 4/1 1237 अध्याय 3187 एक नया आह्वान। रीन बेवकूफ नहीं था। वह समझ गया कि इतिहास की लड़की शायद उसके साथ संबंध बनाने के कारण ही उसे प्यार करती है। रिफिंडियो, क्या वह तुम थी? रीन ने अपनी सीधी रिफिंडियो पर घुमाई जिसमें फोलियाना दिखाई दे रही थी। रिफिंडियो ने एक नजर डाली और हालांकि महिला थोड़ी ज्यादा परिपक्व लग रही थी, फिर भी उसने उसे पहचान लिया। ओह, क्या ये वही लड़की नहीं है जिसे हमने रुसबाब कैपिटल में पकड़ा था? पता चला कि उसका रक्तवंश अविश्वसनीय था, इसलिए इंक्विजिशन हॉल ने उसे अपने लिए ले लिया। रिफिंडियो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। यह मत भूलो कि जब मैं तुम्हारे समूह को ढूंढने की कोशिश कर रहा था तो मैंने अपना होमवर्क किया था। स्वाभाविक रूप से ये लड़की जिससे तुम कुछ बार मिले थे वह भी सूची में थी। हमने उसके साथ कुछ नहीं किया। अगर तुम यही सोच रहे हो, हमें बस एक सामान्य सोल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत थी और वह उसे बोलने के लिए मजबूर करने के लिए पर्याप्त था जो वह जानती थी। रीन हैरान रह गया। तुमने एक सामान्य सोल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल किया? ये सही है। रिफिंडियो ने सिर हिलाया। आखिरकार उसकी खेती की वापसी अभी भी बहुत कम थी। एक सामान्य आत्मा बंधन अनुबंध हमें जो चाहिए था उसे पाने के लिए पर्याप्त से अधिक था। मुझे लगता है कि उन्होंने मेरे साथ काम करने के बाद अपना साथी बनाया, जो समझ में आता है। अब इंक्विजिशन हॉल में उसकी स्थिति को देखते हुए उन्होंने निश्चित रूप से सही काम किया। मैं समझ गया। रीन ने इस बारे में थोड़ा सोचा। रेड लाइटनिंग हॉग ब्लडलाइन में किसी भी आक्रमणकारी को नष्ट करने की शक्ति थी। उस समय रॉन ने खुद इसका परीक्षण किया था। एक साधारण सोल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट लड़की को कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। वैसे रीन ने रिफिंडियो से पूछा, क्या उसने बताया कि उसका वंश किस प्रकार का था? रिफिंडियो ने सिर हिलाया। रेड लाइटनिंग हॉग है ना? रीन ने अपनी आंखें से खोल ली, ये सोचकर कि उसने उन्हें अपने रेड लाइटनिंग हॉग ब्लडलाइन के बारे में क्यों बताया। अगर सोल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट काम नहीं करता तो उसे कोई और नाम देना चाहिए था। लेकिन फिर रीन को याद आया कि फोलियाना का परिवार अभी भी रुसबाब देश में मौजूद है। भले ही उसने झूठ बोला हो, उसका परिवार निश्चित रूप से नहीं होगा। तुम इसे गलत नजरिए से देख रहे हो। रोआन ने अचानक रीन के मन में टिप्पणी की। समय में पीछे जाओ, उस समय पर जब रेड लाइटनिंग हॉग क्लोजल प्लैनेट में गिरा था। इसके बारे में सोचो, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें रिफिंडियो से क्या पूछना चाहिए। रीन ने रोआन की बातें समझ ली और एक पल के लिए इस पर विचार किया। आखिरकार उसे समस्या समझ में आ गई। रिफिंडियो, ये रेड लाइटनिंग हॉग दिव्य क्षेत्र में कितना अच्छा है? रिफिंडियो ने जवाब में अपना सिर हिलाया। सच कहूं तो मुझे कोई जानकारी नहीं है। मुझे नहीं पता था कि रेड लाइटनिंग हॉग नाम की कोई जाति है। मुझे ये भी आश्चर्य हुआ कि क्या लड़की किसी तरह से मुझसे झूठ बोल रही थी, यहाँ तक कि अनुबंध का उपयोग करके भी। हालांकि हम उसके परिवार से भी मिले और यह पता चला कि उन्हें सच में लगता था कि उनका वंश रेड लाइटनिंग हॉग से आया है। उनके पास इस बारे में कुछ रिकॉर्ड थे। रीन ने सिर हिलाया। निश्चित रूप से रिफिंडियो ने फोलियाना के परिवार की भी जांच नहीं छोड़ी।
अगर फोलियाना ने कहा होता कि वह किसी दूसरी जाति से आई है तो वे समझ जाते कि वह झूठ बोल रही है। इसके बाद रीन ने अपने सवाल जारी रखे, तुम्हें भी इसके बारे में नहीं पता था? ओह, तो क्या तुम्हें इसकी शक्ति के बारे में पता चला? शक्ति, बेशक, रिफिंडियो ने सिर हिलाया, वह लाल बिजली वाकई शक्तिशाली है। यह मेरे जैसे असली दिव्य रक्तरेखा के स्तर तक नहीं पहुंचती, लेकिन यह इस तरह की नश्वर दुनिया के लिए अद्भुत है। उसकी दिव्य बडलेम स्टोन की विशेषता के बारे में क्या? रीन ने पूछा। खासियत, रिफिंडियो उलझन में पड़ गया, क्या उसके दिव्य बडलेम स्टोन में कुछ अलग था? तो आप सही थे, रीन अंततः रोआन के साथ टिप्पणी करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंची। वह अपनी शक्ति छिपा रही है और वह विशेष रूप से इस तथ्य को छिपा रही है कि उसके खिलाफ अनुबंध बेकार है। रोआन ने कहा, फोलियाना मूर्ख नहीं है। इतिहास की लड़की को यह समझना चाहिए था कि कोई नहीं जानता कि रेड लाइटनिंग हॉक क्या है। ऐसा कहने के बाद उन्हें यह ध्यान नहीं देना चाहिए था कि वह अनुबंधों से प्रतिरक्षित है। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह था कि वह स्पष्ट रूप से इंक्विजिशन हॉल के हाथों में पड़ने का नाटक करे। रीन ने एक और सीडी निकाली जिसमें फोलियाना का नंबर था। क्या मुझे उसे कॉल करने की कोशिश करनी चाहिए? रोआन ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा। वे जानते थे कि सामान्य सोल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स उस पर काम नहीं करते थे। इसमें सेकंड स्ट्रैटम कॉन्ट्रैक्ट्स भी शामिल हैं क्योंकि उनके पीछे के सिद्धांत समान हैं। हालांकि एक समस्या थी, कार्य के भाई पर जो इस्तेमाल किया गया था वह कुछ और था, कुछ ऐसा जो किसी की स्वतंत्र इच्छा को नियंत्रित करता था। क्या उसका रक्तरेखा भी उससे प्रतिरक्षित था? सिद्धांत रूप में ये भी किसी प्रकार का आक्रमण है, इसलिए ये काम नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ इतना है कि वे गारंटी नहीं दे सकते थे। फिर रोआन ने कुछ सोचा और सिर हिलाया। आप फोन कर सकते हैं, मैं गारंटी दे सकता हूं कि वह अभी भी अपने जैसी ही है। ओह, रीन रोआन के आत्मविश्वास से हैरान था। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि स्वतंत्र इच्छा नियंत्रण कैसे काम करता है। तुम्हें कैसे पता? अगर फोलियाना की स्वतंत्र इच्छा को छीन लिया गया होता तो वह अपने वंश की सच्चाई की रिपोर्ट नहीं करती। इसे वेडलेम साम्राज्य की सेनाओं से झूठ बोलना भी माना जाता, रोआन ने समझाया। फिर भी उसने ठीक यही किया। रिफिंडियो अपने वंश की विशेष शक्ति और अपने दिव्य वेडलेम स्टोन के अंदर टोनी की आत्मा से अनजान है। भले ही वह अपने दिव्य वेडलेम स्टोन को छिपा नहीं पाई, जिसे रिफिंडियो का समूह आसानी से जांच सकता था, फिर भी वह टोनी के अस्तित्व को वहां छिपाने में कामयाब रही। बहुत बढ़िया, ये सुनकर रीन की आंखें चमक उठी। वह खुश था। मैं कोशिश करूंगा। रीन ने जल्दी से कॉल किया, जिसे कनेक्ट होने में कुछ सेकंड लगे। अंत में लड़की की आवाज, जो काफी परिपक्व हो गई थी, दूसरी तरफ से सुनाई दी। कौन है? मैं इस नंबर को नहीं पहचानता। नहीं, मैं आपका चेहरा पहचानता हूं। मेरा नंबर बहुत कम लोगों के पास होना चाहिए। ध्यान रहे कि इस नंबर को छुपे हुए तरीकों से हासिल करना वेडलेम साम्राज्य के नियमों के खिलाफ है। अच्छा, इस छोटी लड़की की बात सुनो। क्या तुम सब अब महत्वपूर्ण नहीं हो? ये सोचना कि तुम अपने दोस्तों को भी भूल गई हो। मैं दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं। रीन ने उदास भाव से टिप्पणी की क्योंकि उसका रूप फिर से अपने असली रूप में बदल गया था। जाहिर है, जब वह शहर में आया और कमरा किराए पर लिया तो उसने अपना रूप बदल लिया था। छोटी लड़की की आंखें तुरंत नम हो गईं। रीन 4/1 1237 अध्याय 3188। ठीक है। खैर, 400 साल बाद फोलियाना में कुछ भी छोटा नहीं था। खेती ने उसकी जवानी बरकरार रखी, लेकिन उसके चेहरे पर परिपक्वता की झलक आसानी से देखी जा सकती थी। बस इतना ही कि उस समय उसका चेहरा बेहद खुश लग रहा था। रीन इस पर हंसा। क्या बात है, अभी तो सिर्फ 400 साल और कुछ हुआ है। एक साधक के जीवन में ये बहुत ज्यादा नहीं है। बिल्कुल नहीं, फोलियाना ने शिकायत की। जब तुम गायब हुए तब मैं अपनी उम्र से 10 गुना ज्यादा जी चुकी थी। बेशक हमने एक दूसरे से फिर से मिलने के बारे में कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में पूरी तरह से गायब हो जाओगे। उस समय तो ये भी खबर थी कि तुम्हें जाल में फंसाकर मार दिया गया था। ठीक है, मेरी गलती। रीन ने लड़की को चिढ़ाना बंद कर दिया। मैंने सुना है कि तुम्हें इंक्विजिशन हॉल ने ले लिया है। इतना ही नहीं, बल्कि खबर यह भी है कि तुम इस ग्रह पर इसकी नई नेता बन सकती हो। तुम ऐसी कैसे हो गई? तुम्हें पता होना चाहिए कि इंक्विजिशन हॉल के साथ हमारे संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। फोलियाना के चेहरे पर फिर से उदासी छा गई। तो क्या तुम्हें लगता है कि अब मैं उनकी तरफ हूं? बिल्कुल नहीं, रीन ने कंधे उचकाए। एक फोलियाना को इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन जो खबर तुमने देखी वह गलत नहीं थी। मैं अब वाकई इंक्विजिशन हॉल का हिस्सा हूं। तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते, तुम्हें पता है। रीन ने अपना सिर हिलाया। जरूर, तुम इंक्विजिशन हॉल का हिस्सा हो, लेकिन तुम उनके गुलाम नहीं हो। इतना तो मैं पूरी तरह से निश्चित हूं। क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे वंश में किसने तुम्हारी मदद की और तुम्हारी रेड लाइटनिंग की नकल भी की? इसने तुम्हें तुम्हारी स्वतंत्र इच्छा से वंचित होने से बचाया होगा, और ऐसा लगता है कि इंक्विजिशन हॉल को यह नहीं पता। रीन ने अपनी सीधी रिफिंडियो की ओर घुमाते हुए उससे पूछा, क्या ये सही नहीं है? रिफिंडियो को ये सारी बातचीत सुनकर वाकई आश्चर्य हुआ। रीन उसके सामने इस बारे में चुप नहीं रही। उसके पास अभी भी अपनी स्वतंत्र इच्छा है। ये संभव नहीं है। क्या फोलियाना और भी हैरान हो गई? सुप्रीम पैलेस का प्रतिनिधि तुम्हारे साथ क्यों है? क्या तुम लोग अब वेडलेम साम्राज्य में शामिल हो गए हो? रीन मुस्कुराया। क्या तुम्हारे पास समय है फोलियाना? सब कुछ समझाने में थोड़ा समय लगेगा। ओह, फोलियाना एक पल के लिए चली गई, करीब 1 मिनट बाद लौटी। ठीक है, फिलहाल कोई मुझे परेशान नहीं करेगा। अच्छा, रीन ने समय बर्बाद नहीं किया। तो रिफिंडियो, फोलियाना, इसका सार यह है। रीन ने अपना समय उन्हें यह बताने में बिताया कि वह क्या कर सकता है। रीन ने रिफिंडियो को बताया कि फोलियाना के रक्तरेखा के बारे में जो कुछ भी वह जानता था वह झूठ था। रेड लाइटनिंग उसके शरीर में प्रवेश करने वाली किसी भी चीज से छुटकारा पाने में सक्षम थी, और इसमें सोल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट या कुछ भी शामिल था जो उसके शरीर पर नियंत्रण कर सकता था। फोलियाना को रीन ने बताया कि कैसे वे रिफिंडियो द्वारा उनके लिए तैयार किए गए जाल में फंस गए थे। बस एक छोटे से ब्लैक होल या उस जैसी दिखने वाली किसी चीज द्वारा निगल लिए गए। वे उस अजीबोगरीब क्षेत्र में पहुंच गए, लेकिन बाद में ही बाहर निकल पाए। अंत में वे रिफिंडियो के साथ एक समझौते पर पहुंचे, और यहां तक कि यह भी पता चला कि रिफिंडियो को अब बदले में एम्पायर सिस्टम के लिए मृत माना जाता है। फोलियाना और रिफिंडियो दोनों को दोनों पक्षों के बारे में सब कुछ पता था। फिर भी फोलियाना रिफिंडियो पर शक करता हुआ लग रहा था। आप उस पर इतनी आसानी से विश्वास नहीं कर सकते, है ना? बदलेम साम्राज्य प्रणाली के लिए मृत, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। रिफिंडियो को समझ में नहीं आया। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने अपनी सीडी का इस्तेमाल करने की कोशिश की और इसने मेरी आईडी को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। जब आप किसी निश्चित मृत्यु के कारण इससे बाहर हो जाते हैं तो ऐसा ही होता है। यह एकमात्र कारण नहीं है ना? फोलियाना इंक्विजिशन हॉल में 400 साल रहने के बाद इसकी प्रणाली के बारे में काफी कुछ जानती थी। दूसरा कारण यह है कि आप जांच के दायरे में हो सकते हैं, या वेडलेम साम्राज्य आपको एक खतरा मानता है। अंतिम लेकिन कम महत्वपूर्ण नहीं, सुप्रीम पैलेस में आपकी स्थिति के साथ आप जानबूझकर अपनी आईडी ब्लॉक करने के लिए कह सकते थे ताकि ऐसा लगे कि आपको बाहर रखा जा रहा है। रिफिंडियो अभी जवाब देने ही वाला था कि फोलियाना ने आखिरी मुक्का मारा। इसके अलावा यदि आप वास्तव में वेडलेम साम्राज्य प्रणाली द्वारा अवरुद्ध थे, तो आप अभी भी साधना ऊर्जा को कैसे अवशोषित कर सकते हैं? केंटुकी की आंखें तब थोड़ी बदल गईं जब उसने ये सुना। मैं इस फोलियाना को नहीं जानता, लेकिन वह निश्चित रूप से एक स्मार्ट लड़की है। ये बिल्कुल वही बात थी जिसके बारे में रीन और केंटुकी ने रीन के ग्रह पर आने से पहले चर्चा की थी। रीन ने रिफिंडियो की ओर देखा। जब हमें पता चला कि सिस्टम में आपको ब्लॉक कर दिया गया है, तो मुझे बहुत परेशानी हुई। मैंने ग्रह के बाहर कुछ नहीं कहा क्योंकि हमारे पास इसकी पुष्टि करने का कोई तरीका नहीं था। हालांकि फोलियाना हमारी तरफ है और इंक्विजिशन हॉल में उसकी स्थिति आपके आईडी को ब्लॉक किए जाने के कारण की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो अभी समय है। हम फोलियाना इंतजार नहीं करना चाहती थी। मैं अभी इसकी जांच करूंगी। हैरानी से रिफिंडियो ने सिर हिलाया। हाँ, कृपया मेरे लिए भी जांच करें। मैं अभी भी खेती करने में सक्षम क्यों हूं? मैं भी जानना चाहता हूं। इसके ठीक बाद वह केंटुकी की ओर मुड़ा। आपने पहले जो तथ्य नहीं बताया उससे पता चलता है कि आपको अभी भी मुझ पर संदेह है, लेकिन साथ ही आपने मुझ पर हमला करने या मुझे मारने की कोशिश नहीं की, जिसका मतलब है कि आप मुझे एक मौका दे रहे हैं। आपके पास ऐसा करने का पूरा मौका था, खासकर जब मुझे रीन के पॉकेट डायमेंशनल दायरे में भेजा गया था। मैं वहां 100% सुरक्षित था। रिफिंडियो का ध्यान फिर से रीन और फोलियाना की ओर चला गया। हालांकि मैं अपने इरादों के बारे में निश्चित हूं। अब जब आपने बताया कि मुझे साधना नहीं करनी चाहिए, तो मैं भी आप सभी की तरह उत्सुक हो गया हूं। मुझे नहीं पता कि मैं अभी भी साधना ऊर्जा को क्यों अवशोषित कर सकता हूं, इसलिए इसके पीछे कोई कारण होना चाहिए। मुझे बस उम्मीद है कि आपके सत्यापन से कारण पता चल सकेगा। रीन ने आंख भरी, और यहां तक कि आयामी क्षेत्र में रोआन ने भी अपनी आंखें से खोल लीं।
वे अभी भी रिफिंडियो के शब्दों में झूठ का एक संकेत भी नहीं पा सके। ऐसा नहीं था कि ऐसा होना असंभव था। रोहन कुछ ऐसे लोगों से मिला था जो झूठ बोलने में इतने अनुभवी थे कि वह भी नहीं पहचान सकता था। बस ऐसे प्राणी बहुत बुरे और अनुभवी थे। रिफिंडियो अभी भी अपने 30वें दशक में था। रीन ने फोलियाना की ओर देखा। कृपया मेरे लिए इसकी जांच करो, छोटी लड़की। ठीक है। 4/1 1238 अध्याय 3189 आसपास नहीं रह सकते। रिफिंडियो ने अपनी बाहें पार की और बस इंतजार किया। उसे पूरा भरोसा था कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है और अब जब रिफिंडियो को अपनी आईडी ब्लॉकेज की समस्या का पता चल गया है तो वह किसी और से ज्यादा इसके बारे में जानना चाहता था। फोलियाना ने बहुत जल्दी काम किया। पिछले 400 से ज्यादा सालों में उसकी वंशावली ने वाकई उसकी बहुत मदद की। फिर भी उसने खेती में बहुत ज्यादा समय बिताया होगा, इसलिए कोई सिर्फ कल्पना ही कर सकता है कि जोनी कितना ऊब गया होगा। आइए यह न भूलें कि फोलियाना के दिव्य वर्डलेम स्टोन के अंदर एक आर्टिफैक्ट आत्मा है जो खेती के विचार से नफरत करती है। किसी भी मामले में फोलियाना अब एक पीक स्टेज ट्रांजिशन राग विशेषज्ञ थी। उसे अब और खेती करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वह नश्वर क्षेत्र की सीमा थी। इतने कम समय में ऐसी उपलब्धि ने उसे एक उज्जवल प्रतिष्ठा दी और उसकी लाल बिजली उसके उपनाम लाल आपदा का कारण बन गई। बेशक रिफिंडियो की तुलना में जो अपने 30वें दशक में था और पहले से ही संक्रमण क्षेत्र के मध्य चरण में था, ये कुछ खास नहीं लगा। लेकिन कोई यह नहीं भूल सकता कि वे अलग अलग दुनिया से आए थे। रिफिंडियो के पास शुरू से ही साधना के लिए दिव्य ऊर्जा थी, कुछ ऐसा जो फोलियाना ने पहले कभी नहीं चखा था। फोलियाना आखिरकार करीब 20 मिनट बाद वापस आए। उसके चेहरे पर अजीब भाव थे जबकि उसके हाथ में एक स्क्रीन थी जिस पर वह जानकारी दिख रही थी जिसे देखने के लिए वह बाहर गई थी। उसका चेहरा देखकर रीन, केंटुकी और रिफिंडियो उत्सुक हो गए। तो ये वर्डलेम साम्राज्य प्रणाली में रिफिंडियो की स्थिति के बारे में क्या कहता है? इसके बाद फोलियाना ने उस स्क्रीन को अपने सीडी में बदल दिया जिससे रीन और अन्य लोग उस पर लिखी बातें पढ़ सके। यह रीन और केंटुकी की तो बात ही छोड़िए, रिफिंडियो को भी यकीन नहीं हुआ कि वह वहां क्या पढ़ रहा था। स्थिति अवरुद्ध। आगे के सत्यापन के लिए यूनिवर्स F956 के मालिक ट्राइडिया के प्राधिकरण की आवश्यकता है। केवल ट्राइडिया ही आपकी जानकारी की जांच कर सकता है। रीन ने चौंक कर रिफिंडियो की ओर देखा। केंटुकी गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। हे भगवान मां, रिफिंडियो, तुमने ऐसा क्या किया कि ब्रह्मांड की मालिक खुद तुम्हारी पहचान ब्लॉक करने चली गई? फोलियाना ने यह भी कहा, वह सचमुच इस पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र प्राणी है जिसके पास रिफिंडियो की पहचान की जांच करने का अधिकार है। अरे, वह इस ब्रह्मांड की मालिक है। क्या आपको कोई ऐसा बकवास नहीं होना चाहिए था जिसके अस्तित्व के बारे में उसे पता भी न हो? रिफिंडियो का मुंह फड़क उठा। बकवास की जरूरत नहीं थी, लेकिन तुम सही हो। सुप्रीम पैलेस में मेरा जीवन वास्तव में नरक था। मुझे हमेशा जोखिम भरे मिशनों पर जाना पड़ता था ताकि मैं इतने पत्थर हासिल कर सकूं कि वहां रहने के लिए न्यूनतम स्तर की आवश्यकताओं से नीचे न गिरूं और कम से कम संसाधन प्राप्त कर सकूं। रिफिंडियो ने आगे कहा, आप समझ नहीं सकते कि मेरा अस्तित्व कितना छोटा था। लाखों कैमाज़ोट्स बैट्स में मैं वास्तव में सबसे निचले पायदान पर था। मेरे जैसी स्थिति में ज्यादातर कैमाज़ोट्स बैट्स आमतौर पर बहुत पहले ही खत्म हो जाते थे। ये लगभग एक चमत्कार है कि मैं अभी भी जीवित हूं और यह बात वास्तव में उन कुछ कैमाज़ोट्स बैट्स को परेशान करती थी जो मेरे बारे में जानते थे। मैं गिनती ही नहीं कर सकता कि इस वजह से कितनी बार मेरा मजाक उड़ाया गया। रिफिंडियो ने फिर से स्क्रीन पर उस जानकारी को देखा। ये तो कहा, सीनियर ट्राइडिया जैसी कोई जो हमारे ब्रह्मांड की स्वामी और हमारे ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ भी है, ने मेरी जानकारी को व्यक्तिगत रूप से ब्लॉक करने के लिए इतनी मेहनत क्यों की? उसके जैसी किसी को मेरे अस्तित्व के बारे में कभी पता भी नहीं चलना चाहिए था। रिफिंडियो ने अपना सिर हिलाया, उसका दिमाग गड़बड़ा गया था। इसका कोई मतलब नहीं है। मैंने उसे अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखा। जब मैंने 20 साल पहले चेतना प्राप्त की तो वह पहले से ही बंद दरवाजे की साधना में थी। मैंने सुप्रीम पैलेस में लोगों से सुना कि वह साधना सत्रों के बीच आसानी से हजारों साल ले सकती है। मैंने ये भी सोचा कि क्या मैं अपने जीवन काल के समाप्त होने से पहले उसे कभी बाहर आते हुए देख पाऊंगा। केंटुकी ने सिर हिलाया। मुझे याद है कि आपने टिप्पणी की थी कि आखिरी बार उसने अपना अंतरिक्ष यान 200 साल पहले इस्तेमाल किया था, आपके जन्म से बहुत पहले। यह उस तरह के साधना समय से मेल खाता है जो उसके स्तर के किसी व्यक्ति के लिए आवश्यक है। रीन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। रिफिंडियो के शब्द बहुत ही सम्मोहक थे। एक दिव्यता क्षेत्र विशेषज्ञ के रूप में उसके पास भी उस स्तर पर पहुंचने के बाद अपने दोस्तों के घेरे के बाहर किसी से निपटने का समय नहीं था। ये वास्तव में बहुत अजीब लग रहा था कि ट्रेडिया को रिफिंडियो में व्यक्तिगत रुचि थी। अगर यह सच था तो इस बिंदु तक रिफिंडियो का जीवन कोई अर्थ नहीं रखता था। कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी ब्रह्मांड स्वामी को परवाह थी अपने स्वयं के सर्वोच्च महल में गंदगी की तरह रह रहा था। हाँ, हास्यास्पद। अगर ऐसा सच होता तो कोई भी रिफिंडियो पर एक उंगली भी नहीं उठाता। फोलियाना, क्या और कुछ नहीं है? रीन ने उत्सुकता से पूछा। हालांकि फोलियाना ने अपना सिर हिला दिया। रिफिंडियो से जुड़ी हर चीज वास्तव में ट्राइडिया की आईडी द्वारा ब्लैक कर दी गई है। उसके बिना मैं कुछ भी जांच नहीं कर सकता। वास्तव में मैं अब और कोशिश भी नहीं करना चाहता क्योंकि मैं वास्तव में अनावश्यक ध्यान आकर्षित कर सकता हूं। मैं यहाँ अपना दिमाग न खोने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बस ये सोच रहा हूँ कि मैं ब्रह्मांड के मालिक से जुड़ी किसी चीज को छू रहा हूँ। रीन को मानना पड़ा कि वह सही थी। हाँ, सब कुछ बंद कर दें। अब उसकी जानकारी को न देखें। ये बहुत जोखिम भरा है। अभी के लिए ये ठीक होना चाहिए क्योंकि रिफिंडियो इस ग्रह पर अपने मिशन के दौरान गायब हो गया था, इसलिए इसे एक बार जांचना जिज्ञासा की झलक के रूप में गुजर सकता है। अगर कोई पूछे कि आपने इसे क्यों जांचा तो बस उन्हें बता दें। हाँ, मैंने पहले ही इसी कार्ययोजना पर विचार कर लिया था, फोलियाना बोली। अंत में रीन ने रिफिंडियो की ओर मुड़कर कहा, तुम्हारे लिए। रिफिंडियो ने अपना हाथ उठाया। मैं समझ गया। सीनियर ट्राइडिया मेरे साथ क्यों उलझी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच तो यह है कि उसने ऐसा किया, इसलिए मेरे करीब रहना सबसे बुरी बात है। इसके अलावा वह रुकावट भी मेरा नाम साफ नहीं कर सकती। मैं भी खुद को इस तरह से मेरे करीब नहीं रखना चाहता। मैं जा रहा हूँ। तारांकन जोश, तारांकन। हालांकि रोहन अचानक होटल के कमरे में प्रकट हुआ और रिफिंडियो को उसके कॉलर से पकड़ लिया। जा रहे हो? हे, जैसे कि मैं इतनी रोचक जानकारी को इतनी आसानी से छोड़ दूंगा। हम शायद नहीं जानते कि वह तुमसे क्या चाहती है, लेकिन कुछ मुझे बताता है कि हम इसका बहुत बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं। रिफिंडियो का पूरा शरीर कांप उठा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई खरगोश भूखे बाघ को घूर रहा हो। मैं। रीन और केंटुकी ने रिफिंडियो के कंधे को थपथपाते हुए और दया महसूस करते हुए भरी। आपको जानकर अच्छा लगा। आखिर वे क्या करने की योजना बना रहे हैं? यही सवाल रिफिंडियो के मन में था। अब उसे वहां रुकने का पछतावा हो रहा था। 4/1 1238 अध्याय 3190 मास्टर ग्रेट केंटुकी। रोहन ने आंखें सिकोड़ते हुए सीधे पूछा, क्या तुम हमारे साथ नहीं आना चाहते? इसमें भी कोई समस्या नहीं है। हम यहीं और अभी विदा ले सकते हैं। मुझे ऐसे बेवकूफों से कोई मतलब नहीं जो सहयोग भी नहीं करना चाहते। रीन और केंटुकी भी रिफिंडियो से दूर हो गए। उसे खुद ही यह फैसला करना था, बस इतना ही था। रिफिंडियो वास्तव में एक पल पहले यही रहना चाहता था। हालांकि वेगलेम एम्पायर सिस्टम में अपनी स्थिति में जो कुछ उसने देखा उसके बाद उसे नहीं पता था कि क्या करना है। क्या रोहन यूनिवर्स ओनर के खिलाफ उसका फायदा उठाना चाहता है? उसने ऐसा बोला जैसे वह ऐसा चाहता था, है ना? फिर भी ये बहुत प्रशंसनीय नहीं लगा। स्तरों में अंतर बहुत बड़ा था। वे यहाँ यूनिवर्स के मालिक के बारे में बात कर रहे थे। यह कोई अज्ञात व्यक्ति नहीं था। ये बहुत बुरा है कि रिफिंडियो के पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। अपनी पहचान के ब्लॉक होने के कारण उसके पास दिव्य क्षेत्र में जाने का कोई स्पष्ट रास्ता नहीं था। उसका एकमात्र मौका अपने बचे हुए कुछ दिव्य पत्थरों को बचाना होगा और जब वह संक्रमण क्षेत्र के शिखर पर पहुंचेगा तो उनका उपयोग करके सफलता पाने की कोशिश करेगा। शायद जैसा कि केंटुकी ने बताया, नश्वर क्षेत्र वास्तव में उसे दिव्य क्षेत्र की ओर धकेल देगा। रीन फोलियाना ने रीन का ध्यान आकर्षित किया। अभी भी ये तथ्य है कि रिफिंडियो अपनी वर्डलेम आईडी को ब्लॉक करके खेती कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना सुरक्षित है। हालांकि रीन को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। फोलियाना, मेरी छोटी बच्ची, तुम शायद भूल गई हो कि तुम्हें तुम्हारा दिव्य वर्डलेम स्टोन किसने दिया था। फोलियाना का दिमाग तुरंत अतीत में लौट गया। वास्तव में यह कोई और नहीं बल्कि रीन ही था जिसने प्रत्यारोपण किया था। उसके सामान्य वेगलेम स्टोन को हटाकर उसकी जगह दिव्य वेगलेम स्टोन को जोड़ा था। दिव्य क्षेत्र। रीन ने सिर हिलाकर कहा, वहां दिव्य वर्डलेम पत्थरों की कोई कमी नहीं है। मैं बस इस आदमी में एक अलग पत्थर जोड़ सकता हूं। रिफिंडियो को लगा कि उसने गलत सुना है। आप किसी के शरीर पर वेगलेम स्टोन बदल सकते हैं। फिर उसे कुछ याद आया। ठीक है, हमें पता चला कि फोलियाना के पास दिव्य वेगलेम स्टोन था, लेकिन अनुबंध के साथ भी वह केवल इतना ही कह सकती थी कि यह एक दिन उसके शरीर पर प्रकट हुआ था। वह स्पष्ट रूप से झूठ बोल रही थी। रीन ने कंधे उचकाए। मैं इसे रास्ते से हटा सकता हूं। उसके जैसे किसी व्यक्ति के खिलाफ अनुबंध बेकार है।
मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो, रीन, फोलियाना ने शिकायत की। वह अपना रहस्य इंक्विजिशन हॉल को नहीं बता सकती थी। वे अब भी सोचते हैं कि उसकी स्वतंत्र इच्छा उनके नियंत्रण में है। ग्रिफिंडियो एक पल के लिए चुप हो गया। पिछले कुछ सालों में उसने पहले से कहीं ज्यादा सुधार किया है और उसने अपने दिव्य पत्थरों का सही से इस्तेमाल भी नहीं किया क्योंकि उसके पास उनमें से बहुत से नहीं थे। अगर रीन वाकई अपने दिव्य वर्डलेम स्टोन को किसी और के लिए बदल सकता है, नहीं, किसी और के दिव्य वर्डलेम स्टोन को लेने की भी जरूरत नहीं है। दिव्य क्षेत्र में दिव्य वर्डलेम स्टोन उसी तरह वितरित किए जाते हैं जैसे नश्वर क्षेत्र में नश्वर वर्डलेम स्टोन वितरित किए जाते हैं। तो आप उन्हें नश्वर वेडलेम स्टोन कहते हैं। ओह, जानकर अच्छा लगा। उस समय रीन और रोआन को अपने गांव में वेडलेम स्टोन के लिए लड़ना पड़ा था। अन्य तरीके भी थे और कुछ बड़ी शक्तियों को भी उपयोग करने के लिए अपने स्वयं के स्टोन मिले थे। किसी भी मामले में आपका पत्थर वास्तव में किसी अन्य द्वारा बदला जा सकता है। मेरी खेती का क्या होगा? ग्रिफिंडियो ने पूछा। ये ठीक है, फोलियाना ने सी डी के जरिए कहा। रीन ने मेरी जगह ले ली और मेरी खेती बिल्कुल भी नहीं खोई। अगर कुछ हुआ तो इससे खेती करना ज्यादा बेहतर हो गया। ग्रिफिंडियो इस बारे में सोचता रहा। आखिरकार उसने अपना फैसला कर लिया। अगर वह जुड़वां बच्चों के समूह के साथ रहता तो उसके पास दिव्य क्षेत्र में लौटने का बेहतर मौका होता। इसके अलावा जिस कारण से ट्राइग्लिया ने उसकी आईडी ब्लॉक की थी, वह उसके लिए अच्छा नहीं हो सकता था, इसलिए गायब हो जाना बेहतर होगा। दिव्य वर्डलेम स्टोन्स का आदान प्रदान उसके लिए एकदम सही होगा। ठीक है, मैं आश्वस्त हूं, मैं यहां रहूंगा। फिर भी मैं वास्तव में नहीं जानता कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। यह मुझे तय करना है, रोआन ने अपनी ठंडी आवाज में कहा। केंटकी, तुम इस लड़के की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी संभालते रहोगे। मुझे इसमें हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। केंटकी ने ग्रिफिंडियो के कंधे पर हाथ रखा और अब से और भी क्रूर बनने का इरादा किया। हाँ, क्लब में आपका स्वागत है। याद रखें, अगर आपको लगता है कि आप मरने वाले हैं तो ट्रेनिंग ठीक चल रही है। मेरी संवेदनाएं कॉल के दूसरी तरफ फोलियाना ने कहा। उसके पास रीन से कोई मदद पाने का समय ही नहीं था, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लग रहा था कि वह मरने वाली है। रक्त सुधार की गोली छाती पर वार। वह वास्तव में उन क्षणों के दौरान महसूस किए गए दर्द को भूलना चाहती है। अगर जुड़वां बच्चों के समूह के बिना ये पहले से ही इतना बुरा था, तो अगर उन्होंने ग्रिफिंडियो के साथ ऐसा किया तो ये कितना बुरा होगा। बस तुम सब, ग्रिफिंडियो ने पहले ही अपना मन बना लिया था। तुम मुझे डरा नहीं पाओगे, इसलिए ये चुटकुले बंद करो। अगर तुम मुझे परखने के लिए ऐसा कह रहे हो तो तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। टेस्ट, रीन, रोआन और केंटकी ने एक दूसरे को देखा। आयामी दायरे के अंदर सिस्टर ओब लगातार हंसती रही जबकि ज़ांग शून्यता में अपना सिर हिलाया। वह आदमी वास्तव में नहीं जानता कि उसके लिए क्या इंतजार कर रहा है। क्या इसका मतलब यह है कि वह मेरा शिष्य है? अचानक केंटकी ने पूछा। ऐसा ही लगता है, रीन और रोआन ने सिर हिलाया। बहुत बढ़िया। केंटकी ने ग्रिफिंडियो को अपने करीब खींचा। अब से मेरे मास्टर को ग्रेट केंटकी कहना। ओह हाँ, यह आश्चर्यजनक रूप से अच्छा लगता है। क्या मुझे ऐसा करना होगा? ग्रिफिंडियो को यह विचार पसंद नहीं आया। तारांकन टकराना, तारांकन। केंटकी ने तुरंत उस आदमी को जमीन पर गिरा दिया जिसके पास खुद को बचाने का मौका नहीं था। उसका नियंत्रण एकदम सही था। उसने होटल के कमरे को सुनिश्चित करने के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग किया। क्षतिग्रस्त नहीं होगा, मास्टर ग्रेट केंटकी। ग्रिफिंडियो को रोने का मन हुआ। मास्टर ग्रेट केंटकी, हाँ, ये तो ठीक है। केंटकी अपने आप से बहुत संतुष्ट महसूस कर रहा था। हालांकि रोआन अब उन बातचीत में समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। रीन, मैं तुम्हें दे दूंगा। मैं दवाओं की सूची दे रहा हूँ। जाओ और उन्हें खरीद लो ताकि मैं बाद में गोलियां बना सकूं। ठीक है, रीन ने सिर हिलाया और रीन आयामी क्षेत्र में लौट आया।